मैसेज का रिप्लाई करने का मतलब ये नहीं होता कि बंदा सो रहा है, ये भी हो सकता है कहीं और बिजी है। ट्राई करना चाहो तो घास उठा के खा के देख लेना। हम आज नया चैप्टर चालू कर रहे हैं जिसका नाम है बायोमोलिक्यूल्स, है ना। ये चैप्टर काफी इजी है, 7 मार्क्स का आता है ऑलमोस्ट बोर्ड के अंदर, है ना। और ये उन चैप्टर्स में है जिसका इनपुट टू आउटपुट रेशो बहुत हाई है, मतलब बहुत कम इनपुट लगेगा, बहुत ज्यादा आउटपुट आएगा, है ना। और ये पूरा चैप्टर लर्निंग है, मतलब इसमें तुम्हारे पुराने पाप नहीं लगने वाले, तो कोई भी इसको इजीली समझ जाएगा। समझने वाला कम है, याद करने वाला ज्यादा है। मैं तुम्हें क्लास में ही इस चैप्टर को याद करवा दूंगा, ठीक है। और इसमें क्या कवर्ड होगा, इसमें बस तुम्हें एनसीईआरटी करनी है प्लस पीवाईक्यूज, इससे ज्यादा कुछ नहीं। और ये दोनों ही चीज मैं क्लास में कराऊंगा, ठीक है। तो क्लास में बिल्कुल अटेंटिव होके सुनना है, और वीडियो में भी जो भी देख रहा होगा, है ना, बस वीडियो देख लो, तुम्हारा सारा कवर्ड हो जाएगा ना। एक वीडियो में तुम्हारा एनसीईआरटी भी और पीवाईक्यू भी पूरा कवर्ड हो जाएगा, ठीक है। बस इस चैप्टर में यही करना है, एनसीईआरटी पीवाईक्यू क्लास में अटेंटिव हो तो ये दोनों चीज कवर्ड हो जाएगी, इसके अलावा कुछ नहीं है। पर मेन चीज है जो तुम्हें घर पे करनी है, जो तुम लोग नहीं करते हो, रिवीजन। मैं आज खत्म करा दूंगा, पर 15 दिन बाद याद रहेगा, वो तभी होगा जब रिवीजन कर रखी है, ठीक है। देखो बायोमोलिक्यूल्स के बहुत ज्यादा यूज है ना, बहुत ही ज्यादा है। ह्यूमन बॉडी के अंदर मोस्टली सारी चीजें बायोमोलिक्यूल से ही बनी है, चाहे वो तुम्हारे एंजाइम्स हो गए, चाहे तुम्हारे प्रोटीन्स हो गए, चाहे तुम कार्बोहाइड्रेट्स का नाम ले लो, है ना, ये सब क्या है, बायोमोलिक्यूल ही है। अब इस चैप्टर को भी ना 3-4 पार्ट में तोड़ के पढ़ोगे तो ज्यादा अच्छा होगा, तुम इजीली क्या कर पाओगे। देखो सबसे अच्छा तरीका होता है किसी चैप्टर को 4 पार्ट्स में ब्रेक कर दो, उससे बेनिफिट क्या होता है, हमें स्पेसिफिक पता चल जाता है कि हमारा कौन सा टॉपिक वीक है। तो हम कई बार क्या करते हैं कि मान लो हमारा कोई चैप्टर वीक है, तो हम क्या करते हैं पूरे चैप्टर की रिवीजन करते रहते हैं और बार बार उसी चीज को रिवाइज करते हैं जो हमें ऑलरेडी आता है। तो जो पार्ट वीक है वो कभी हो ही नहीं पाता। तो इससे बेटर है कि उसकी उस चैप्टर की बाइफर्केशन कर दो और फिर देखो कि कौन सा पार्ट वीक है तुम्हारा। तो इस चैप्टर में भी जो हमारा पहला पार्ट होगा जो हम पढ़ेंगे, वो पढ़ेंगे कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है। ये समझ लो ये चैप्टर का 50% जो पोर्शन है वो यही कवर कर लेता है, कार्बोहाइड्रेट्स। जो सेकंड पार्ट पढ़ेंगे इसका वो होगा अमीनो एसिड्स, उसी में हम पढ़ेंगे प्रोटीन्स के बारे में, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ेंगे विटामिन के बारे में और एंजाइम्स, इन सब के बारे में, ठीक है। तो मेजर पोर्शन जो है वो 50% सिर्फ कार्बोहाइड्रेट्स है। अब कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं, देखो सबसे पहले तो स्टार्टिंग में तो ये हुआ था कि ये माना जाता है कार्बोहाइड्रेट्स ना सारे नेचुरली अकरिंग ही है, सारे क्या है ऑलमोस्ट नेचर से ही अकर, नेचर में ही अकर होते हैं। तो इसका एक जनरल फॉर्मूला बनाया गया। तो जनरल फॉर्मूला क्या था कार्बोहाइड्रेट का, CxH2O होल बाय, है ना। यहाँ पर XY क्या है, NAB क्या नेचुरल नंबर है, ठीक है। जैसे ग्लूकोज का फॉर्मूला तुम लोग जानते होगे, ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है C6H12O6। तो इसका इसमें फिट करूंगा तो क्या बनेगा, ये C6H2O होल 6, ठीक है। तो x की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 6 और y की वैल्यू 6। तो जो भी इस फॉर्मूला में फिट हो रहे थे हमने स्टार्टिंग में उसको क्या बोल दिया, कार्बोहाइड्रेट। पर ये डेफिनेशन ट्रू नहीं थी, इक्वल भी हो सकती है अनइक्वल भी हो सकती है, ठीक है। बट थिंग इज कि ये डेफिनेशन है ये अभी एक्सेप्ट नहीं करी जाती, क्यों, क्योंकि ये गलत है। देखो दो ऐसे फॉर्मूला है, एक है एसिटिक एसिड और दूसरा है रेमनोज, ठीक है। देखो एसिटिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है, ये तो पता होगा CH3 C डबल बॉन्ड OH, और रेमनोज का फॉर्मूला होता है C6H12O5, है ना। अगर मैं इसको उस फॉर्म में लिखूं तो क्या होगा C2H2O होल ट्वाइस, ठीक है। क्या मैं इसको लिख सकता हूं उस फॉर्मूले के फॉर्म में, नहीं, किसी भी तरीके से नहीं लिख सकता। तो अगर मैं बोलूं कि ये फॉर्मूला में फिट होता है, ये फॉर्मूला में फिट हो रहा है और ये नहीं हो रहा, बट क्या एसिटिक एसिड कार्बोहाइड्रेट है, नहीं, फॉर्मूला में फिट हो रहा है बट स्टिल इट इज नॉट अ कार्बोहाइड्रेट, इट डज नॉट फिट इन द फॉर्मूला बट इट इज अ
कार्बोहाइड्रेट। तो इस वजह से ये डेफिनेशन गलत है तुम्हारी, क्योंकि बहुत सारे ऐसे कंपाउंड्स मिले जो इस फॉर्मूला में फिट हो रहे थे बट स्टिल वो कार्बोहाइड्रेट्स नहीं थे, और बहुत सारे ऐसे कंपाउंड्स भी है जो इस फॉर्मूला को फॉलो नहीं करते हैं बट स्टिल दे आर कार्बोहाइड्रेट्स। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? अब कार्बोहाइड्रेट की डेफिनेशन क्या है फिर? इसमें तुम्हें 3 वर्ड्स याद रखने हैं, बिल्कुल शॉर्ट। ऑप्टिकली एक्टिव। अब ऑप्टिकली एक्टिव क्या होता है, ये मैंने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में आइसोमर्स में पढ़ाया था, है ना, और इवन हेलोएल्केन्स हेलोजेन्स में भी पढ़ा रखा है। तो जिसको नहीं पता ऑप्टिकली एक्टिव क्या होता है, वो एक बार उस वीडियोस के लास्ट क्वेश्चन को वॉच कर सकते हैं। ठीक है, ऑप्टिकली एक्टिव का मतलब होता है उस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में भी कौन सी वीडियो जो तुम्हारा ऑप्टिकल आइसोमर्स है उसके अंदर पढ़ा रखा है। ठीक है, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड वो होता है जो पीपीएल प्लेन पॉलीसैकेराइड को क्या कर देता है, रोटेट कर देता है ना। ऑप्टिकली एक्टिव पॉली हाइड्रोक्सी प्लस एल्डिहाइड और कीटोन। तो कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स होते हैं जो पॉलीहाइड्रोक्सी, एल्डिहाइड और पॉलीहाइड्रोक्सी का मतलब क्या है, हाइड्रोक्सी का मतलब है OH ग्रुप और पॉली का मतलब है, जैसे ग्लूकोज है, ग्लूकोज ऑप्टिकली एक्टिव भी है। ग्लूकोज का स्ट्रक्चर जानते हो, फॉर्मूला है तुम्हारा C6H12O6। इसका जो स्ट्रक्चर होता है अब देखो, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है ये, ठीक है, क्या इसके पास एल्डिहाइड ग्रुप है, क्या इसके पास OH ग्रुप है, और एक है कई सारे हैं। ठीक है, दैट्स व्हाई ग्लूकोज इज अ कार्बोहाइड्रेट। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, है ना। आप देख लेते हैं एनसीईआरटी में क्या लिखा हुआ है। कार्बोहाइड्रेट्स आर प्राइमरीली प्रोड्यूस्ड बाय प्लांट्स एंड फॉर्म अ वेरी लार्ज ग्रुप ऑफ नेचुरली अकरिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, है ना। एग्जांपल्स क्या है इसके कार्बोहाइड्रेट्स के, केन शुगर, ग्लूकोज, स्टार्च, ये सब तो जानते होगे, सेलुलोज, है ना। जनरल फॉर्मूला क्या था इसका स्टार्टिंग में, CxH2O होल y, है ना, और इसी से इसका नेम डिराइव्ड होता, वर कंसिडर्ड एज हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन फ्रॉम वेयर द नेम कार्बोहाइड्रेट वाज डिराइव्ड। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद बताया गया इसमें, जैसे तुम्हारा ग्लूकोज है वो इस फॉर्मूले में क्या हो रहा है, फिट हो रहा है, बट इसी के साथ एसिटिक एसिड है जो इस फॉर्मूले में तो फिट हो रहा है बट कार्बोहाइड्रेट नहीं है। ऐसी रेमनोज है जो कि कार्बोहाइड्रेट है बट इस फॉर्मूला में फिट नहीं होता। तो कार्बोहाइड्रेट की डेफिनेशन क्या दी गई, द कार्बोहाइड्रेट मे बी डिफाइंड एज ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन्स और द कंपाउंड्स व्हिच प्रोड्यूस सच यूनिट्स ऑन हाइड्रोलिसिस। मतलब क्या है, वो कंपाउंड्स जो ऑप्टिकली एक्टिव हो, पॉलीहाइड्रोक्सी, एल्डिहाइड और कीटोन हो, या फिर वो कंपाउंड्स जो ऐसे कंपाउंड देते हो ऑन हाइड्रोलिसिस। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? तो डेफिनेशन याद होनी चाहिए। अच्छा, कुछ कार्बोहाइड्रेट्स ना स्वीट इन टेस्ट होते हैं, है ना, और उनको हम क्या बोलते हैं, शुगर। घरों में कौन सा शुगर यूज होता है, सुक्रोज। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? चलो इसको लिख लेना। जो घर में शुगर मिलती है उसमें क्या मिलता है हमें, सुक्रोज। मिल्क के अंदर क्या मिलता है, लैक्टोज। ये लिखेगा, मिल्क के अंदर क्या मिलता है, ये एमसीक्यू में आ सकता है, लैक्टोज। अच्छा सुनो, कार्बोहाइड्रेट्स को ना सैकराइड्स भी बोलते हैं। सैकराइड का मतलब होता है शुगर। क्या, कार्बोहाइड्रेट्स आर आल्सो नोन एज सैकराइड्स। तो पूरा मार्क कर रखा तुम लोगों ने। हम पढ़े क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। देखो, अब सबसे पहले मोनोसैकराइड। मोनोसैकराइड क्या होता है, जो सिंगल यूनिट होती है, जैसे ग्लूकोज हो गया, फ्रक्टोज हो गया, है ना। मतलब अगर मैं हाइड्रोलिसिस करता हूं तो मुझे और छोटे यूनिट नहीं मिलेगी, तो उनको क्या बोलते हैं, मोनोसैकराइड बोलते हैं, है ना। तो अ कार्बोहाइड्रेट दैट कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज्ड फर्दर टू गिव सिंपल यूनिट ऑफ पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन इज कॉल्ड मोनोसैकराइड। नेचर में कितने अभी तक मोनोसैकराइड्स नोन है, इसको मार्क कर लेना, 20 मोनोसैकराइड्स। ठीक है, एग्जांपल कौन कौन से, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, राइबोज। राइबोज ध्यान रखना, ये डीएनए आरएनए में पढ़ेंगे।
नेक्स्ट है ओलिगोसैकेराइड। ये क्या होता है? ओलिगोसैकेराइड वो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं जिन पे अगर मैं हाइड्रोलिसिस करता हूं तो 2 से लेके 10 तक मुझे क्या मिले? मोनोसैकेराइड्स। क्या मिले? मोनोसैकेराइड्स। और अगर 10 से भी ऊपर मिल रहे हैं तो हम क्या बोलते हैं? पॉलीसैकेराइड। कोई दिक्कत, कोई परेशानी है ना? देखो, जैसे सुक्रोज एक ओलिगोसैकेराइड है क्योंकि अगर मैं सुक्रोज की हाइड्रोलिसिस करता हूं तो मुझे एक ग्लूकोज मिलता है और एक फ्रक्टोज मिलता है। दूसरा माल्टोज है, उसमें दोनों ग्लूकोज मिलते हैं। देखो याद रखना, तुम पे क्या है? सुक्रोज, और दूसरा क्या है? माल्टोज। अगर तुम सुक्रोज की हाइड्रोलिसिस करोगे तो तुम्हें क्या मिलेगा? एक ग्लूकोज मिलेगा, दूसरा फ्रक्टोज मिलेगा। अगर मैं माल्टोज की हाइड्रोलिसिस कर रहा हूं तो मुझे दोनों क्या मिलेंगे? एक यूनिट ग्लूकोज का मिलेगा, दूसरा भी। तो ये किस में आएगा? ओलिगोसैकेराइड के अंदर। तो मैंने क्या बोला? सबसे पहले हमने पढ़ा मोनोसैकेराइड के बारे में। ये कितनी यूनिट देता है? ओनली 1 यूनिट। ठीक है। दूसरा है, ये कितनी यूनिट देता है? और तीसरा है पॉलीसैकेराइड का एग्जांपल क्या है? जैसे तुम्हारा स्टार्च हो गया। ठीक है, तो ये क्या देता है? मोर देन 10। इसके एग्जांपल कौन कौन से याद रखने हैं? ग्लूकोज, फ्रक्टोज एंड राइबोज। ओलिगोसैकेराइड्स के एग्जांपल कौन कौन से याद रखने हैं? सुक्रोज। सुक्रोज किससे मिलके बना है? ग्लूकोज। और माल्टोज किससे बना है? ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज। ठीक है, इसके एग्जांपल से रहना। स्टार्च, स्टार्च में पता होगा पोटैटो के अंदर मिलता है। सेलुलोज जानते हो क्या होता है? सेल वॉल के अंदर यूज होता है प्लांट के। ठीक है, और एग्जांपल लिखने हो तो इसके तुम लिख सकते हो ग्लाइकोजन, गम्स। बस ये 2 याद रखो, है ना? अब सुनो, जो पॉलीसैकेराइड्स है वो स्वीट इन टेस्ट नहीं होते। दैट्स व्हाई पॉलीसैकेराइड्स आर नोन एज नॉन शुगर्स। हमने पहली क्लासिफिकेशन पढ़ी कार्बोहाइड्रेट्स की ऑन द बेसिस ऑफ इट्स टेस्ट। अगर वो स्वीट इन टेस्ट है देन दे आर नोन एज शुगर्स, अगर नहीं है तो नॉन शुगर्स। पॉलीसैकेराइड्स क्या होते हैं? तुम्हारे नॉन शुगर्स होते हैं बिकॉज उनका टेस्ट स्वीट नहीं होता। ठीक है, ट्राई करना चाहो तो घास उठा के खा के देख लेना, उसमें पॉलीसैकेराइड होता है। अब नेक्स्ट है एक और टाइप की क्लासिफिकेशन होती है रिड्यूसिंग शुगर्स और नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स। देखो इनके पास कौन से ग्रुप है? एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप है ना? जो एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप है इसको कौन रिड्यूस कर सकता है? टॉलेंस एंड फेलिंग सोल्यूशन। तो जो कार्बोहाइड्रेट्स टॉलेंस टेस्ट और फेलिंग टेस्ट देते हैं, मतलब टॉलेंस रिएजेंट या फेलिंग्स सॉल्यूशन जो है इसको रिड्यूस कर देता है, रिड्यूस कर देते हैं टॉलेंस को, उनको क्या बोलते हैं हम? रिड्यूसिंग शुगर्स। क्या बोलते हैं? और जो नहीं कर पाते उसको बोलते हैं नॉन रिड्यूसिंग। आया समझ? तो कार्बोहाइड्रेट्स में बी आल्सो क्लासिफाइड एज ईदर रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स। ऑल दोस कार्बोहाइड्रेट्स व्हिच रिड्यूस फेलिंग सॉल्यूशन एंड टॉलेंस रिएजेंट आर रेफर्ड टू एज रिड्यूसिंग शुगर्स। समझ आ गया? तो एक है ऑन द बेसिस ऑफ टेस्ट, एक है ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिड्यूसिंग नेचर, है ना? जो टॉलरेंस और फेलिंग्स को रिड्यूस कर देंगे वो होंगे रिड्यूसिंग शुगर्स, और जो नहीं कर पाएंगे वो है नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स। अब देखो मोनोसैकेराइड्स को भी हम क्लासिफाई कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कार्बन एंड फंक्शनल ग्रुप। जैसे अगर एल्डिहाइड प्रेजेंट है तो हम एल्डो वर्ड का यूज करते हैं, और अगर कीटोन प्रेजेंट है तो हम, ठीक है, अगर 3 प्रेजेंट है तो ट्रायोज, मतलब देखो 3 कार्बन है और उसमें एक एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है तो हम क्या बोलेंगे? उसके उस कार्बोहाइड्रेट को क्या बोलेंगे? एल्डो ट्रायोज। अगर वो कीटोन ग्रुप होगा तो कीटो ट्रायोज। दूसरा क्या है? 4 हो गए तो टेट्रोस, 5 होगा तो पेंटोस, 6 होगा तो हेक्सोस। 6 किसमें होता है? ग्लूकोज के अंदर। तो ग्लूकोज क्या होगा? उसमें एल्डिहाइड ग्रुप होता है तो होगा ग्लूकोज इज एल्डो हेक्सोस। अब तुम्हारा जो तुम्हारा फ्रक्टोज होता है ना, फ्रक्टोज,
उसके अंदर भी 6 ही कार्बन होते हैं, दोनों का फॉर्मूला सेम है, ग्लूकोज का भी फॉर्मूला C6H12O6 है, बस स्ट्रक्चर डिफरेंट है। ग्लूकोज के अंदर एल्डिहाइड होता है और फ्रक्टोज के अंदर कीटो ग्रुप होता है, ठीक है। तो ग्लूकोज जो है वो एल्डोहेक्सोज है, और फ्रक्टोज जो है वो कीटो हेक्सोज है। कोई दिक्कत कोई परेशानी? ग्लूकोज का एक और नाम होता है डेक्सट्रोज, आगे पढ़ाऊंगा। अब है ग्लूकोज की प्रिपरेशन। पहला है फ्रॉम सुक्रोज। सुक्रोज क्या है? एक मोनोसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड या पॉलीसैकेराइड? सुक्रोज एक पॉलीसैकेराइड है ना, ठीक है। तो सॉरी, सुक्रोज एक तुम्हारा ओलिगोसैकेराइड है, ठीक है। हम कह रहे हैं प्रिपरेशन में सबसे पहले करेंगे हम सुक्रोज से। सुक्रोज क्या है? तुम्हारा ओलिगोसैकेराइड है ना। सुक्रोज किसे मिलता है? तुम्हारा केन शुगर के अंदर, ठीक है। अब ये तुम्हें एज इट इज रिएक्शन याद रखनी है। सुक्रोज का फॉर्मूला होता है C12H22O11। अब अगर मैं इस पे वाटर डालूंगा तो तुम्हें 1 यूनिट ग्लूकोज की मिलेगी, एक फ्रक्टोज की, है ना। तो 1 यूनिट मिलती है ग्लूकोज की, दूसरी मिलती है फ्रक्टोज की। दूसरा फ्रॉम स्टार्च। अच्छा, स्टार्च क्या है? सुक्रोज से तुम्हारा ओलिगोसैकेराइड है, इसमें भी वो भी सिर्फ डाइसैकेराइड है। ओलिगोसैकेराइड को भी हम ना ऑन द बेसिस ऑफ वो कितने कार्बोहाइड्रेट देंगे और क्लासिफाई कर सकते हैं। अगर वो 2 दे रहे हैं तो हम उसे डाइसैकेराइड बोलते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत कोई परेशानी? तो ये क्या तुम्हारा एक डाइसैकेराइड है, इसकी हाइड्रोलिसिस करी तो 1 यूनिट ग्लूकोज की मिली, एक फ्रक्टोज की, है ना। और दूसरा क्या है? फ्रॉम स्टार्च, है ना। स्टार्च का फॉर्मूला होता है C6H10O5, ठीक है। अब जैसे मैं इसकी हाइड्रोलिसिस करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? N यूनिट ऑफ C6H12O6। याद कैसे रखना है इसको, ये देख लो। देखो पहले सुक्रोज का फॉर्मूला कैसे याद करोगे? ग्लूकोज का क्या होता है? C6H12O6, इसका डबल कर दो 12H22 और इसका आधा 11। इसके हाइड्रोलिसिस में क्या देगा? एक C6H12O6 प्लस C6H12O6। एक ग्लूकोज है, दूसरा फ्रक्टोज है। अच्छा, कौन सा था जिसमें दोनों ग्लूकोज मिलते हैं? माल्टोज, है ना। ये समझ आ गया? दूसरा क्या है? फ्रॉम स्टार्च। स्टार्च कैसे याद रखना है? देखो C6H10O5, तुम हमेशा देखोगे इसका ना डबल ही है, ये यहां पर भी देखोगे इसका, तो एक याद कर लो, 5 है तो ये 10 होगा, ठीक है। होल N, इस पे मैं NH2 डालूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? ग्लूकोज की N यूनिट्स। आगे समझ? ये प्रिपरेशन याद होनी चाहिए दो। अब सुनो, मैंने स्टार्टिंग में बता दिया तुम्हें कि ग्लूकोज जो है वो एक एल्डोहेक्सोज है और इसको डेक्सट्रोज ही बोलते हैं। इसको लिख लो, ये एमसीक्यू में आ रहा है। जितना बड़ा एक बार देख लेते हो दोबारा से। कार्बोहाइड्रेट्स का जनरल फॉर्मूला क्या पढ़ा था? C6H12 होल Y, है ना। क्या ये फॉर्मूला ट्रू है? सब इसमें फिट बैठ जाते हैं? नहीं। एग्जांपल क्या है? एसिटिक एसिड फिट बैठता है पर कार्बोहाइड्रेट नहीं है। रेमनोज फिट नहीं बैठता पर कार्बोहाइड्रेट है। कार्बोहाइड्रेट्स को ऑन द बेसिस ऑफ टेस्ट हम शुगर्स और नॉन शुगर्स में क्लासिफाई कर सकते हैं, ठीक है। और मैंने जैसे घर में जो शुगर यूज होती है उसमें क्या मिलता है हमें? सुक्रोज। और मिल्क में क्या मिलता है? लैक्टोज। हमने फिर क्लासिफिकेशन करी कार्बोहाइड्रेट्स की ऑन द बेसिस ऑफ नंबर, मोनोसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड। मोनोसैकेराइड्स क्या होते हैं? जो 1 यूनिट देते हैं और फर्दर ब्रेक नहीं करा जा सकता उनको। दूसरा क्या है? ओलिगोसैकेराइड, 2 से। अच्छा, मोनोसैकेराइड्स के एग्जांपल कौन कौन से? ग्लूकोज, फ्रक्टोज और राइबोज। दूसरा क्या है? ओलिगोसैकेराइड्स। ओलिगोसैकेराइड्स 2 से 10 यूनिट देंगे, है ना। उसके एग्जांपल, अच्छा उसमें भी ऐसा है कि अगर 2 यूनिट दे रहे हो डाइसैकेराइड, है ना। इसके एग्जांपल है तुम्हारा सुक्रोज, माल्टोज, है ना। सुक्रोज क्या देता है? ग्लूकोज प्लस, और माल्टोज क्या देता है तुम्हारा? ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज, 2 यूनिट ग्लूकोज के देता है। फिर होता है तुम्हारे पॉलीसैकेराइड्स। पॉलीसैकेराइड्स वो जो 10 से ज्यादा यूनिट्स दे रहे हैं, है ना। जैसे एग्जांपल क्या है इसके? स्टार्च, सेलुलोज हो गया। अब हम कार्बोहाइड्रेट्स को ऑन द बेसिस ऑफ इट्स रिड्यूसिंग नेचर, रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स के बेस क्लासिफाई कर सकते हैं। रिड्यूसिंग शुगर्स वो होंगे जो टॉलरेंस ऑफ फेलिन को रिड्यूस कर देंगे, और नॉन रिड्यूसिंग वो होंगे जो नहीं करेंगे, ठीक है। कोई दिक्कत कोई परेशानी? उसके बाद हमने मोनोसैकेराइड्स की क्लासिफिकेशन पढ़ी है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कार्बन एंड फंक्शनल ग्रुप, है ना। जैसे 3 कार्बन ट्रायोस,
है ना। 6 कार्बन में हमने पढ़ा हेक्सोस, है ना। और एल्डो ग्रुप प्रेजेंट है तो एल्डो हेक्सोस, कीटो है तो कीटो हेक्सोस। तुम्हारा जो ग्लूकोज है उसके अंदर एल्डिहाइड प्रेजेंट होता है और फ्रक्टोज में क्या प्रेजेंट होता है, दोनों में 6 कार्बन होते हैं। तो ग्लूकोज को बोलते हैं एल्डो हेक्सोस और फ्रक्टोज को बोलते हैं कीटो हेक्सोस। कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं बेटा, आगे समझ, ठीक है। अच्छा, ग्लूकोज का एक और नाम क्या होता है, डेक्सट्रोज, ठीक है। हमें ये तो पता है कि ग्लूकोज का जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो C6H12O6, बट इसका स्ट्रक्चर क्या होगा। इसके स्ट्रक्चर के लिए ना 6 रिएक्शंस कराई गई है हमारी बुक में, 6 रिएक्शंस, और 6 की 6 इंपॉर्टेंट है ना। सबसे पहली चीज, ग्लूकोज के स्ट्रक्चर के अंदर 6 कार्बन है, तो पहली रिएक्शन वो होगी तो जो ये बताएगी इसमें जो 6 कार्बन है वो एक लाइन में अटैच्ड है, स्ट्रेट चेन में अटैच्ड है, ब्रांच नहीं है, क्या नहीं है, स्ट्रेट चेन है। तो एक रिएक्शन बताएगी सारे कार्बन स्ट्रेट चेन में, ठीक है। तो एक रिएक्शन होगी जो ये बताएगी कि जो सारे कार्बन है वो सारे किसमें, स्ट्रेट चेन में, ठीक है। साथ ही साथ हमें ये भी तो पता लगाना है कि ग्लूकोज के अंदर जो फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है वो एल्डिहाइड है या फिर कीटोन है, ये भी तो पता लगाना है। तो एक रिएक्शन क्या पता लगाएगी कि इसमें, पहले तो ये पता लगाएगी, अच्छा देखो एल्डिहाइड और कीटोन दोनों क्या है, कार्बोनिल ग्रुप्स। तो एक रिएक्शन ये पता लगाएगी कि इसमें जो ग्रुप प्रेजेंट है वो कार्बोनिल ग्रुप है। तो पहला आइडेंटिफिकेशन होगा कि सारे के सारे स्ट्रेट चेन में। दूसरी रिएक्शन ये बताएगी कि इसमें जो ग्रुप अटैच्ड है वो कार्बोनिल ग्रुप है। क्या कार्बोनिल ग्रुप से पता चल जाएगा कि एल्डिहाइड है कीटोन है, नहीं। अभी हमें एक और रिएक्शन करानी पड़ेगी जो ये बताएगा जो ग्रुप अटैच्ड है वो एल्डिहाइड और कीटोन में भी क्या है, एल्डिहाइड है ना। कोई दिक्कत कोई परेशानी। तो क्या क्या होगा, पहला होगा कि जितने भी कार्बन है वो सारे स्ट्रेट चेन में है, पहली रिएक्शन। दूसरी रिएक्शन ये बताएगी जिसमें ग्रुप अटैच्ड है वो कार्बोनिल ग्रुप है। तीसरे में हम कार्बोनिल ग्रुप में भी कौन सी रिएक्शन, कौन सा एल्डिहाइड है कीटोन, वो पता लगाएंगे, ठीक है। पांचवा होगा, सॉरी चौथा होगा इसके अंदर जो इसमें OH ग्रुप प्रेजेंट है। ये भी तो हो सकता है कि एक ही कार्बन पे 2 OH ग्रुप प्रेजेंट हो सकता है ना। तो जो चौथी रिएक्शन होगी वो ये बताएगी जो OH ग्रुप प्रेजेंट है वो एक कार्बन पे नहीं है, सारे अलग अलग कार्बन पे है, ठीक है। और लास्ट जो रिएक्शन है वो इसमें ये बताएगी कि इसमें एक जो है प्राइमरी अल्कोहल है। प्राइमरी अल्कोहल का मतलब वो आखिरी में OH होना चाहिए। प्राइमरी अल्कोहल कब होगा, जब देखो इसमें से किस कार्बन को मैं प्राइमरी बोल सकता हूं, जो प्राइमरी बन सकता है प्राइमरी अल्कोहल, या तो ऊपर वाला बन सकता है या इधर वाला बन सकता है। बीच वाला जो भी होगा तो 2 डिग्री का होगा, है ना। तो कितनी चीजें, 5, पहले याद रखना है। पहली रिएक्शन क्या बताएगी, जितने भी कार्बन हो सारे स्ट्रेट चेन में। दूसरी रिएक्शन क्या बताएगी कि वो कार्बोनिल ग्रुप है, उसमें कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है। तीसरा बताएगा, तीसरा कार्बोनिल ग्रुप में भी आइडेंटिफिकेशन कर देगा कि वो एल्डिहाइड है या फिर कीटोन है। चौथा बताएगा इसमें जो OH ग्रुप्स है वो सारे एक कार्बन पे नहीं है, या एक कार्बन में 2 भी नहीं है, सारे अलग अलग कार्बन पे है। और पांचवा बताएगा कि इसमें प्राइमरी अल्कोहल की प्रेजेंस है ना। देखो आराम आराम से याद करेंगे तो सब याद हो जाएगा। पहला क्या है, पहला बताएगा कि जितने भी कार्बन है वो सब किसमें। दूसरा बताएगा प्रेजेंस ऑफ कार्बोनिल ग्रुप। तीसरा बताएगा एल्डिहाइड, और चौथा बताएगा OH ग्रुप प्रेजेंट आर एट, जहां पे मैंने ऐसा प्लस बताया ना इसका मतलब प्रेजेंट होता है भाई। जैसे मैं प्लस QT लिख रहा हूं इसका मतलब मैं प्रेजेंट लिख रहा हूं, शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं मैं ये, ठीक है। OH ग्रुप प्रेजेंट आर एट डिफरेंट कार्बन। और पांचवा बताएगा प्रेजेंस ऑफ प्राइमरी अल्कोहल। पहले ये हजम करो। देखो जो सबसे पहली रिएक्शन है वो हमने क्या करा, ग्लूकोज को रिएक्ट कराया HI के साथ और हीट कर दिया, तो हमें मिला N-हेक्सेन। N-हेक्सेन, N का मतलब क्या है, सारे स्ट्रेट चेन में। ये हमें बताता था जो कार्बन है ना ग्लूकोज के अंदर वो सारे किसमें है, स्ट्रेट चेन के अंदर, ठीक है। तो पहली रिएक्शन कंप्लीट हो गई। दूसरा क्या है, अब दूसरा क्या पता लगाना है कि इसमें कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है। अब हमने इसको रिएक्शन कराया हाइड्रोक्सिल अमाइन, अच्छा हाइड्रोक्सिल अमाइन के साथ रिएक्शन कराया और ऑक्साइम बनाए। ये कब बनता है, ये किसमें पढ़ा था हमने, एल्डिहाइड कीटोन्स के अंदर,
सिर्फ एल्डिहाइड और कीटोन ही ऐसा कर सकते हैं, है ना, या फिर हम इस पे HCN हाइड्रोजन साइनाइड डाल दे तो तुम्हारा साइनोहाइड्रिन बनता है। क्या बनता है? साइनोहाइड्रिन। ठीक है, तो देखो हाइड्रोजन साइनाइड से अटैक करके क्या बना रहा है ये? साइनोहाइड्रिन। साइनोहाइड्रिन किससे बनता था? ये भी एल्डिहाइड या फिर कीटोन में ही बनता था। इसका मतलब ये है कि इस पे, क्योंकि ये हाइड्रोक्सी अमाइन से साथ मिलके ऑक्साइम बना रहा है या हाइड्रोजन साइनाइड से रिएक्ट करके साइनोहाइड्रिन बना रहा है, इसका मतलब इसमें क्या है? प्रेजेंस ऑफ कार्बोनिल ग्रुप। कोई दिक्कत, कोई परेशानी है ना? तो पहली रिएक्शन क्या है? पहली रिएक्शन है तुम्हारी ये तुम्हारा ग्लूकोज है। ठीक है, अगर मैं इस पे HA डाल दूं और हीट कर दूं तो मुझे क्या मिल रहा है? N हेक्सेन। मतलब सारे किसमें? स्ट्रेट चेन के अंदर। ठीक है, ये रिएक्शन क्या बता रही है कि जितने भी कार्बन है वो सारे क्या है? स्ट्रेट चेन के अंदर। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? अब दूसरी रिएक्शन क्या है? दूसरी रिएक्शन है, देखो इसमें एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है। अगर मैं इस पे NH2OH डालूं, याद है कैसे अटैक होता था? कि तुम्हारा होगा क्या यहाँ पर? अच्छा, एक है NH2OH डालूं, दूसरा क्या है? HCN डालूं। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा तुम्हारा? यहाँ पर डबल बॉन्ड O की जगह क्या आ जाएगा? डबल बॉन्ड N। ठीक है, ये डबल बॉन्ड O की जगह क्या आ गया? डबल बॉन्ड N। ठीक है, और नीचे क्या रहा? सेम। HCN में क्या होगा? HCN में तुम्हारा ये बॉन्ड टूटा था, यहां बन जाएगा OH और क्या लग जाएगा? एक CN। तो यहाँ क्या बनेगा? कार्बन पे OH भी लगेगा और एक, इसको बोलते हैं साइनोहाइड्रिन, है ना, CHOH होल फॉर CH2OH। ये दोनों ही ये बात बता रहे हैं कि इसमें क्या प्रेजेंट है? कार्बोनिल ग्रुप। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? तो अगर मुझसे बोले कि ग्लूकोज में कौन सी रिएक्शन जो बताता है कि जो सारे कार्बन है वो स्ट्रेट चेन में अटैच्ड है? रिएक्शन विद HI। कोई बोले कि किस रिएक्शन से मुझे पता चला कि इसमें जो प्रेजेंट है कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है, वो कौन सी रिएक्शन है? रिएक्शन विद हाइड्रोक्सिलामाइन और साइनोहाइड्रिन। ठीक है, जो नेक्स्ट रिएक्शन है वो हमें बताएगी जो इसमें प्रेजेंट है वो एल्डिहाइड प्रेजेंट है। हमने क्या करा? हमने ब्रोमीन वाटर से रिएक्ट करा दिया। ब्रोमीन वाटर इसको ऑक्सीडाइज कर देगा। अच्छा, एल्डिहाइड और कीटोन में किसको ऑक्सीडाइज करना आसान है? ठीक है, तो क्या हुआ? ग्लूकोज गेट ऑक्सीडाइज टू 6 कार्बन कार्बोक्सिलिक एसिड, जिसको हम क्या बोलते हैं? ग्लूकोनिक एसिड। ठीक है, ऑन रिएक्शन विद माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइक ब्रोमीन वाटर। और ये हमें क्या बताता है कि जो कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है वो क्या है? एल्डिहाइड ग्रुप है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? ठीक है, मतलब इसमें ये है अगर मैं Br2 वाटर, ये क्या है? ये तुम्हारा माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ठीक है, इसे रेट करूंगा तो ये ऑक्सीडाइज होके कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा और इसका नाम क्या होता है? इसका नाम होता है ग्लूकोनिक एसिड। समझ आ गया? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? तो अभी तक हमने देख लिया कार्बन सारे स्ट्रेट चेन में है, उसमें कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है और कार्बोनिल ग्रुप जो प्रेजेंट है वो एल्डिहाइड है। स्ट्रेट चेन में कौन बताता है? रिएक्शन विद HI। कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है हाइड्रोक्सिल अमाइन एंड साइनोहाइड्रेट की रिएक्शन। कार्बोनिल ग्रुप जो प्रेजेंट है वो एल्डिहाइड है, वो ब्रोमीन वाटर बता रहा है। और नेक्स्ट क्या है कि जो इस पे ग्रुप प्रेजेंट है OH ग्रुप, वो सारे डिफरेंट कार्बन से लिंक्ड है। वो कौन बताएगा हमें? वो बताएगा रिएक्शन विद एसिटिक एनहाइड्रेट। देखो असल में हुआ क्या, जब मैं इसको एसिटिक एनहाइड्रेट से रिएक्ट कराऊंगा, है ना, तो तुम्हारा ये वाला ग्रुप अटैच्ड होगा। अच्छा, ये ग्रुप छोटा है बल्कि ग्रुप है? बल्कि ग्रुप है ना, OH रिएक्ट करेगा। एक बार बताओ, अगर सारे OH सेम ग्रुप सेम कार्बन में अटैच होते हैं तो ये भी सेम कार्बन में लगते हैं? दो इतने सारे बल्कि ग्रुप एक कार्बन में लग सकते हैं? या दो भी एक कार्बन में लग सकते हैं? नहीं।
आया समझ? तो अगर ये लग पा रहे हैं, हमें पेंटाएसिटेट मिल रहा है। पेंटाएसिटेट मतलब 5 OH थे और 5 OH की जगह क्या आ गया हमारा एसिटेट ग्रुप। इसका मतलब जो OH है 5 OH वो अलग अलग कार्बन पे है, क्योंकि अगर दो भी सेम कार्बन पे हुआ तो इस स्टेरिक हिंडनेस बहुत ज्यादा क्रिएट करेगा। आया समझ? तो नेक्स्ट क्या है, जो OH ग्रुप प्रेजेंट है वो पांचों अलग कार्बन पे है। वो कौन बता रहा है? रिएक्शन विद एसिटिक एनहाइड्राइड। कोई दिक्कत कोई परेशानी? तो एसिटिलाइजेशन ऑफ ग्लूकोज विद एसिटिक एनहाइड्राइड गिव्स ग्लूकोज पेंटाएसिटेट। ठीक है, और ये चीज हमें क्या बता रही है? द प्रेजेंस ऑफ 5 OH ग्रुप। और जो वो 5 OH ग्रुप है वो किस में अटैच्ड है? डिफरेंट कार्बन एटम्स में। ठीक है, एक तो ये बता रही है कि जो OH ग्रुप है वो 5 है, दूसरा वो पांचों OH ग्रुप डिफरेंट कार्बन पे अटैच्ड है। नेक्स्ट है कि अगर मैं जो तुम्हारा ग्लूकोज है इसमें मैं निट्रिक एसिड डाल दूं। निट्रिक एसिड एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ना? तो इसमें जो ऊपर वाला पार्ट है वो तो कार्बोक्सी में कन्वर्ट हो रहा है, जो प्राइमरी अल्कोहल है नीचे वाला वो भी किस में कन्वर्ट हो रहा है? ये वाला अल्कोहल कैसा है? प्राइमरी अल्कोहल। अगर प्राइमरी अल्कोहल भी किस में कन्वर्ट हो रहा है? कार्बोक्सिलिक के अंदर। नहीं, या फिर ये बोल लो कि जो लास्ट वाला ग्रुप है वो भी कार्बोक्सिलिक में कन्वर्ट हो रहा है। इसका मतलब वो क्या है? तुम्हारा प्राइमरी अल्कोहल। क्यों? तुम्हें याद होगा कि प्राइमरी अल्कोहल जो है वो एल्डिहाइड में जाता है, फिर कार्बोक्सिलिक में जाता है। जो 2 डिग्री अल्कोहल है वो कीटोन में जाता है, पर उसका फर्दर ऑक्सीडेशन नहीं हो पाता। तो अगर इसका ऑक्सीडेशन हो पा रहा है प्राइमरी और कन्वर्ट हो पा रहा है कार्बोक्सिलिक के अंदर, तो कहीं ना कहीं जो OH है वो प्राइमरी रहा होगा। मतलब जो कार्बन है वो कैसा रहा होगा? प्राइमरी रहा होगा। तभी तुम्हारा किस में कन्वर्ट हो पा रहा है? C डबल बॉन्ड O OH, मतलब कार्बोनिक ग्रुप में कन्वर्ट हो पा रहा है। तो जो HNO3 के साथ ऑक्सीडेशन है वो प्रेजेंस ऑफ प्राइमरी अल्कोहल को क्या कर देता है? कंफर्म कर देता है कि जो 5 OH ग्रुप है उनमें से एक जो OH है वो क्या है? प्राइमरी अल्कोहल है। आया समझ? कोई दिक्कत कोई परेशानी? तो अगर मैं चाहे तुम्हारा ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन करूं, चाहे मैं तुम्हारा ग्लूकोनिक एसिड कब मिला था मुझे? जब मैंने इसको किससे रिएक्ट कराया था? ब्रोमीन वाटर से, है ना? उसमें भी लास्ट नीचे वाला ऑक्सीडाइज नहीं हुआ था। क्यों नहीं हुआ था नीचे वाला ऑक्सीडाइज? क्योंकि ब्रोमीन वाटर माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ना? दोनों को से ऑक्सीडाइज कराया तो मुझे क्या मिला? दोनों ऑक्सीडाइज हो गए, ऊपर नीचे का कार्बन, और क्या मिला मुझे? सेकेंडरी। ये क्या कंफर्म करता है? कंफर्म करता है ये प्रेजेंस ऑफ प्राइमरी अल्कोहल। कोई दिक्कत कोई परेशानी? ठीक है, अब देखो यहां पर लिखो कौन सी रिएक्शन है जो हमें बता रहा है कि स्टेट चेन में प्रेजेंट है? HI हीट। कौन सी रिएक्शन है जो कार्बोनिल ग्रुप बता रहा है? NH2 OH HCl, है ना? कौन सा वह जो एल्डिहाइड कीटोन में हमें बता रहा है कि एल्डिहाइड है? Br2। कौन सी रिएक्शन है जो OH ग्रुप की प्रेजेंस एट एसिटिक, और कौन सी रिएक्शन है जो प्राइमरी अल्कोहल की कंफर्म कर रहा है? ठीक है, अब तुम्हें बस ये याद नहीं होना चाहिए, ये रिएक्शन भी याद होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि पेपर में आती है। ठीक है, तो तुम्हारा ग्लूकोज है। अगर तुम ग्लूकोज को देखो, ये उसका फाइनल डायग्राम है। अगर ग्लूकोज को तुम HI के साथ हीट करोगे तो ये क्या बता रहा है? 6 कार्बन एटम्स आर लिंक्ड इन अ स्ट्रेट चेन। ठीक है, हमें क्या मिला है? N-हेक्सेन। अगर हम इसे NH2OH हाइड्रोक्सिल अमाइन के साथ रिएक्ट करा रहे हैं तो हमें क्या मिल रहा है? ग्लूकोज ऑक्साइन। यहाँ पर NOH मिल रहा है ना? और ये HN के साथ रिएक्ट करा रहे हैं तो हमें क्या मिल रहा है? साइनोहाइड्रिन। ये दोनों क्या कर रहे हैं कि दोनों कंफर्म कर रहे हैं प्रेजेंस ऑफ कार्बोनिल ग्रुप। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? ब्रोमीन वाटर। ये क्या कंफर्म कर रहा है कि जो कार्बोनिल ग्रुप है वो एल्डिहाइड ग्रुप है। ठीक है, और पेंटाएसिटेट क्या कंफर्म कर रहा है कि इसमें कितने ग्रुप प्रेजेंट है? 5 OH ग्रुप प्रेजेंट है और पांचों अलग अलग कार्बन से अटैच्ड है। और HNO3 के साथ ऑक्सीडेशन में क्या कंफर्म कर रहा है? प्रेजेंस ऑफ प्राइमरी। अब देखो इतनी मेहनत के बाद, इन 6 रिएक्शन के बाद फाइनली उसका स्ट्रक्चर बनता कैसे है? तुम्हें बनाना आना चाहिए। पहले तुमने एक लाइन ड्रॉ करी, है ना? ऊपर बना दो एल्डिहाइड। अब 1 2 3 4 डंडे, और आखिरी में लिख दो CH2। 1 2 कितने कार्बन है इसके अंदर? देखो ये एक कार्बन, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा। ठीक है, अब तुम्हें क्या ध्यान रखना है? बस
जो थर्ड कार्बन है यहाँ पर OH इस साइड आएगा और H, बाकी सभी कार्बन पे H इस साइड होएगा। यही स्ट्रक्चर ग्लूकोज का। फ्रक्टोज में क्या होता है, फ्रक्टोज का ऐसा होता है कि तुम्हारा ऊपर होता है CH2OH, सेकंड पे होता है तुम्हारा कीटोन ग्रुप। फ्रक्टोज का भी बना लो। फ्रक्टोज में अच्छा, इसमें क्या होता है, ग्लूकोज में एल्डिहाइड होता है, उसमें क्या होता है, इसके एल्डिहाइड फर्स्ट कार्बन में ही प्रेजेंट है। अच्छा, कीटोन का भी फर्स्ट कार्बन में प्रेजेंट हो सकता है? दोस्त में कहां प्रेजेंट है? सेकंड कार्बन पे। इसमें भी ऐसा ही होगा, 1 2 3 4 5 6, सिर्फ तीसरे वाले कार्बन पे क्या होगा, OH इस साइड होगा, H, बाकी H OH H। सुनो, मैं तुम्हें एक और चीज इंटरेस्टिंग से बताता हूं। देखो ये कौन सा कार्बन है, 1 2 3 4 5 6, चुल बस किसमें है, थर्ड कार्बन में। OH इधर, ऐसे यहां पर 1 2 3 4 5, OH H OH H OH H, ठीक है। यहां पर क्या होगा, OH, ये हो गया H OH H OH। डिफरेंस कहां पर है, यहां पर बस फिफ्थ वाले कार्बन पे, है ना। यह तुम्हारा डी ग्लूकोज या ग्लूकॉन डी जिसको तुम बोल रहे हो, है ना। और ये है एल ग्लूकोज, ठीक है। देखो डी ग्लूकोज को तो हमारी बॉडी डाइजेस्ट कर सकती है, पर हमारा मेटाबॉलिज्म एल ग्लूकोज को डाइजेस्ट नहीं कर सकता। जस्ट क्या डिफरेंस है इसके अंदर, बस फिफ्थ पोजीशन पे OH और H की पोजीशन चेंज हो गई है, ऐसा समझ। देखो लास्ट क्लास में हम ये देख चुके थे कि हमें जो ग्लूकोज है उसका स्ट्रक्चर कैसे पता चला, उसके लिए 6 रिएक्शन थी, है ना। एक रिएक्शन विद HI था जो हमें ये बताता था कि जो सारे कार्बन है स्ट्रेट चेन में है। उसके बाद तुम्हारा रिएक्शन विद HCN या NH2OH था जो ये बताता था कि इसमें जो ग्रुप प्रेजेंट है वो एक कार्बोनिल ग्रुप है। उसके बाद तुम्हारा कार्बोनिल ग्रुप में भी एल्डिहाइड या कीटोन प्रेजेंट है, वो हमें किससे पता चल रहा था, हमें पता चल रहा था Br2 वाटर के साथ रिएक्ट कराया था, है ना। Br2 वाटर जो है वो एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जो एल्डिहाइड को तो ऑक्सीडाइज कर सकता है पर कीटोन को नहीं कर सकता। उसके बाद नेक्स्ट रिएक्शन जो थी तुम्हारी वो क्या थी, पेंटा एसिड, मतलब एसिडिक एनहाइड्रेट के साथ रिएक्ट कराओ, पेंटा एसिड मिलता था। इससे हमें ये पता चलता था कि जो भी OH है वो डिफरेंट कार्बन पे अटैच्ड है। और जो लास्ट रिएक्शन थी वो थी HNO3 के साथ, वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। वो क्या होता था, प्रेजेंस ऑफ प्राइमरी अल्कोहल। इससे हमें स्ट्रक्चर पता चल गया था कि जिसका स्ट्रक्चर होगा वो कुछ ऐसे होगा, ठीक है। अदर थिंग इज कि इसमें दो फॉर्म होते हैं, एक होता है तुम्हारा डी फॉर्म, एक होता है एल फॉर्म। अब समझना क्या होता है, ये तो पता होगा ना, प्लस और माइनस का मतलब क्या होता है कि किसी कंपाउंड के प्लस और माइनस लिखा हुआ है, इसका मतलब होता है डेक्स्ट्रोरोटेटिव कंपाउंड है, इसका मतलब है लिवोरोटेटेड है। मतलब PPL प्लेन पोलराइज लाइट को कोई क्लॉकवाइज में कर रहा है या एंटी क्लॉकवाइज में कर रहा है, इसके बेस पे हम डेक्स्ट्रोरोटेटरी और लिवोरोटेटरी बोलते हैं, ठीक है। और हमें कैसे पता चलता है, ये पता चलता है एक्सपेरिमेंट से कि कौन सा डेक्स्ट्रोरोटेटरी है कौन सा लिवोरोटेटरी है, ठीक है। आ गया समझ, ठीक है। तो प्लस और माइनस है तो मतलब हमारा ग्लूकोज एक ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड तो है, ठीक है। अब द थिंग इज कि इसमें जो ये कई बार आगे कैपिटल डी और कैपिटल एल लिखा हुआ होता है, इसका मतलब क्या होता है, कैपिटल डी और कैपिटल एल जो लिखा होता है उसका क्या मतलब होता है, वो देखो वो तुम्हें ये नहीं बता रहा कि ऑप्टिकली एक्टिव है इनएक्टिव है, डी फॉर्म एल फॉर्म नहीं बता रहा, वो स्मॉल डी और स्मॉल एल से पता चलता है। कैपिटल डी और कैपिटल एल इसलिए यूज नहीं हुए कि वो ऑप्टिकली एक्टिव इनएक्टिव है, डेक्स्ट्रोरोटेटरी लिवोरोटेटरी है, उसका मतलब कुछ और है ना, उसका मतलब ही बता रहा हूं मैं। देखो तुम्हारे पास एक कंपाउंड होता है ग्लिसरल एल्डिहाइड, है ना। अब इसके बेसिस में मैं बताता हूं कि कोई डी फॉर्म होगा या एल फॉर्म होगा। देखो ये जो फॉर्म है ना ग्लिसरल एल्डिहाइड का, जिसमें H इधर की साइड है OH इधर की साइड है, इसको बोलते हैं डी फॉर्म। और जिसमें H उधर हो OH इधर हो उसे बोलते हैं एल फॉर्म। जिसके जो लास्ट वाला कार्बन है, लास्ट वाला कौन सा, ये वाला सेकंड लास्ट,
ये देखो, ये इससे मैच नहीं खा रहा, HOS CH2OH, है ना। तो इसके बीच में मैंने बोला वो क्या है, डी फॉर्म, और जिसमें OH H इधर होगा उसे बोलेंगे एल फॉर्म। जैसे तो मैं यहाँ पर दिखाऊं, यहाँ पर तुम देखोगे ये सेकंड लास्ट कार्बन था, इसमें H इधर है, OH इधर है, इसलिए इसको कौन सा फॉर्म बोलते हैं, डी फॉर्म, और इसको क्या बोलते हैं, एल फॉर्म। तो हम इस सेकंड लास्ट कार्बन के बेसिस पे जज कर रहे हैं, और ये डी फॉर्म एल फॉर्म क्या है, ये बस एक तरीका है ना, ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ग्लिसरॉल एल्डिहाइड। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, आगे समझ। क्या कैपिटल डी कैपिटल एल हमें ऑप्टिकल आइसोमरिज्म के बारे में बताता है, नहीं, वो स्मॉल डी और स्मॉल एल बताता है, या प्लस और माइनस बताता है, आया समझ। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, लिखा है ना यहाँ पर, प्लस आइसोमर ऑफ ग्लिसरॉल एल्डिहाइड हैज डीकॉन्फिगरेशन, है ना। कोई दिक्कत, कोई परेशानी। अब नेक्स्ट है इसका, देखो फर्स्ट पार्ट खत्म हुआ, फर्स्ट पार्ट में लास्ट ये है कि ग्लूकोज का जो स्ट्रक्चर है ना वो साइक्लिक है। वो कैसे तो चला, असल में ना ग्लूकोज ऐसी कुछ हरकतें कर रहा था जो इस स्ट्रक्चर से पॉसिबल ही नहीं है। जैसे तुम लोगों ने एक टेस्ट नहीं पढ़ा जिसको बोलते हैं स्किफ टेस्ट, हाँ यहाँ पे लिखा हुआ, हाँ, ग्लूकोज डज नॉट गिव स्किफ टेस्ट। स्किफ टेस्ट वो देता है जो एल्डिहाइड होता है, पर इसके पास तो एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है, बट फिर भी स्किफ टेस्ट नहीं दे रहा, है ना। उसके बाद कुछ ऐसा था जैसे तुम्हें पढ़ा होगा, ये हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ भी रिएक्ट नहीं कर रहा, NaHCO3। अब समझने की कोशिश करो, हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ रिएक्ट कौन करता है, कार्बोनिल ग्रुप, या तो एल्डिहाइड हो या फिर कीटोन हो, हमने एल्डिहाइड कीटोन से पढ़ा है ना। अगर ये तुम्हारा हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ रिएक्ट नहीं कर रहा, मतलब इसमें कार्बोनिल ग्रुप नहीं है, मतलब इसमें एल्डिहाइड ग्रुप नहीं है ना, ऐसा क्यों हो रहा है। तो डिस्पाइट हैविंग द एल्डिहाइड ग्रुप, ग्लूकोज ना स्किफ टेस्ट दे रहा है, ना रिएक्ट कर रहा है हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ, कोई दिक्कत, कोई परेशानी। इसके अलावा जो पेंटा एसीटेट है ना ग्लूकोज का, वो हाइड्रोक्सिल अमाइन के साथ रिएक्ट नहीं कर रहा। ये क्या बता रहा है, जो पेंटा एसीटेट है वो हाइड्रोक्सिल अमाइन के साथ रिएक्ट नहीं कर रहा। पेंटा एसीटेट क्या था तुम्हारा, देखो, क्या पेंटा एसीटेट के पास एल्डिहाइड ग्रुप था, देखो ये पेंटा एसीटेट है तुम्हारा, इसके पास एल्डिहाइड ग्रुप है, एल्डिहाइड ग्रुप होने के बाद भी ये रिएक्ट नहीं कर रहा, है ना। ये क्या बता रहा है तुम्हारा कि इसके पास जो एल्डिहाइड ग्रुप है वो फ्री नहीं है। वो एल्डिहाइड ग्रुप क्या है, फ्री नहीं है। तो किस बात से पता चला कि जो इसका जो ये वाला स्ट्रक्चर है ना, वो पॉसिबल नहीं है, मतलब ये इसका एक साइक्लिक स्ट्रक्चर भी होता है। वो इस बात से पता चला कि इसके पास एल्डिहाइड ग्रुप था, स्टिल ये ना स्किफ टेस्ट दे रहा था और ना ही हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ रिएक्ट कर रहा था, मतलब इस पे एल्डिहाइड ग्रुप दिख ही नहीं रहा। अगर होता तो रिएक्ट करना चाहिए था, है ना। और साथ ही साथ जिसका जो पेंटा एसीटेट था वो रिएक्ट नहीं कर रहा था, किसके साथ, हाइड्रोक्सिल अमाइन के साथ, ये क्या है NH2OH, उसके साथ रिएक्ट नहीं कर रहा, है ना। इसका मतलब इसके बाद जो एल्डिहाइड ग्रुप है वो फ्री नहीं है, तो कोई तो दिक्कत हुई है। इसका मतलब ये है कि जो ये स्ट्रक्चर है ना, इस स्ट्रक्चर के अलावा भी कोई स्ट्रक्चर होगा, ठीक है। देखो रिएक्ट ना करने का मतलब ये नहीं होता कि ग्रुप प्रेजेंट नहीं है, रिएक्ट ना करने का मतलब ये भी हो सकता है कि वो ग्रुप प्रेजेंट है बट वो बिजी है कहीं और, ठीक है। जैसे मैसेज का रिप्लाई करने का मतलब ये नहीं होता कि बंदा सो रहा है, ये भी हो सकता है कहीं और बिजी है। अब सुनो, अब ग्लूकोज जो है ना दो फॉर्म में मिलता है हमें, एक होता है अल्फा फॉर्म, एक होता है बीटा फॉर्म। ग्लूकोज की दो फॉर्म होती है, क्रिस्टलाइन फॉर्म में दो फॉर्म में मिलता है। एक है अल्फा फॉर्म जिसका मेल्टिंग पॉइंट होता है 419 केल्विन, है ना, और दूसरा है बीटा फॉर्म जिसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है 423 केल्विन। अभी अल्फा फॉर्म और बीटा फॉर्म होते हैं क्या अभी समझेंगे, बस ये लिख लो कि जो ग्लूकोज के दो फॉर्म होते हैं, एक अल्फा फॉर्म होता है, एक बीटा फॉर्म होता है। इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है, इसका होता है 419 केल्विन, इसका होता है 423 केल्विन, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी। अदर थिंग इज कि हुआ क्या, असल में हुआ ये है, समझना इस चीज को, तुम्हारा ग्लूकोज का स्ट्रक्चर कैसा था,
समझना आप जरा ध्यान से, है ना। यहाँ पर क्या तुम्हारा OH है। होता क्या है, तुम लोगों ने हेमी एसिटल एसिडल पढ़ा है? मैंने पढ़ाया था तुम्हें एल्डिहाइड और कीटोन्स के अंदर कि जैसे तुम्हारा एल्डिहाइड है कोई, अगर इस पर कोई ROH ग्रुप है या फिर H2O भी है तो ये अटैक कर सकता है। इस पे अटैक करता था तो तुम्हारा ऐसा बन जाता था, याद है? ऐसा मैंने पढ़ाया था। जैसे मान लो अगर ROH अटैक करता तो यहाँ बन जाता OR, मतलब तुम्हारा जो OH होता है वो अटैक कर सकता है क्योंकि वो न्यूक्लियोफाइल है ना। ऐसे यहाँ पर भी है, जिसको याद है ठीक है, नहीं तो देख लो, है ना। द सिंपल थिंग इज कि अगर कोई एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है और OH है तो वो अटैक कर सकता है क्योंकि OH का एक न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। होता क्या है, होता कुछ ऐसा ही है इसके अंदर। इसका जो 5th कार्बन का OH है ना, वो इसके साथ इस पे क्या कर सकता है, अटैक कर सकता है। तो होता क्या है, वो अटैक करता है। अगर वो अटैक करेगा तो होगा क्या, इसका डबल बॉन्ड टूटेगा, है ना, और एक बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ बन जाएगा और यहाँ पर क्या बन जाएगा, OH। ये समझ आ गया, ठीक है। तो इस कार्बन के साथ क्या हुआ है, इस कार्बन के साथ ये हुआ है कि नीचे वाले OH ने अटैक करा और इसके साथ बन गया ये वाला बॉन्ड और साथ में क्या आ गया, OH। अब इसमें भी डिपेंड करता है कि जब ये अटैक हुआ तो OH इस साइड भी आ सकता है और अपोजिट साइड भी आ सकता है। जो कार्बन है जिसपे जो इसकी पोजीशन है वो आगे पीछे हो रही है, इसको बोलते हैं एनॉर्मिक कार्बन। देखो ये अटैक करेगा इस पे तो OH इधर भी आ सकता है और OH इधर भी आ सकता है। तो इस पोजीशन पे OH की पोजीशन चेंज हो रही है ड्यू टू द अटैक ऑफ OH, है ना। द टू साइक्लिक हेमी एसिटल फॉर्म्स ऑफ ग्लूकोज। अच्छा, इसको हेमी एसिटल बोलते हैं, तो समझ आ गया ना, ये पता है ना। हेमी एसिटल और एसिटल पढ़ाया था मैंने एल्डिहाइड में। अगर एक, याद है ये जो मैंने बोला था, अगर इस पे एक ROH अटैक करता है तो तुम्हारा OH OR बनता है। अगर एक और करता है, इसको हेमी एसिटल बोलते हैं, और अगर एक और करता है तो तुम्हारे ऐसे दो बनते हैं, इसको हम एसिटल बोलते हैं, याद है ना। तो इसमें सिर्फ एक OH ने अटैक करे, इसलिए क्या है, हेमी एसिटल, है ना। द टू साइक्लिक हेमी एसिटल फॉर्म ऑफ ग्लूकोज डिफर ओनली इन द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द हाइड्रोक्सिल ग्रुप एट C1 पोजीशन। कौन सी C1 पोजीशन है, जहां पर एल्डिहाइड था उसमें OH इधर भी आ सकता है और इधर भी आ सकता है, और इनको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं एनोमेरिक कार्बन। तो एनोमेरिक कार्बन समझ आ गया कि OH के अटैक से, OH अटैक क्या करेगा, या तो एल्डिहाइड पोजीशन पे या फिर कीटोन हो। एल्डिहाइड तो तुम्हारा ग्लूकोज में होता है, पर फ्रक्टोज में क्या होता है, कीटोन। तो कीटोन कहां पर होता है, याद है उसका, सेकंड कार्बन पे। तो उसके लिए सेकंड कार्बन क्या है, एनॉर्मिक कार्बन, इसलिए फर्स्ट कार्बन क्या है, एनॉर्मिक कार्बन। समझ आ गया, ठीक है। अच्छा देखो, जो दो स्ट्रक्चर बने हैं ना ग्लूकोज के, इसको पैरानोज स्ट्रक्चर बोलते हैं। क्यों, विद द एनालॉजी ऑफ पैरान। ये स्ट्रक्चर होता है कुछ इसी टाइप का स्ट्रक्चर है, ये पैरान जैसे ही। तो इसलिए हम इन दो जो स्ट्रक्चर बने इसको हम बोलते हैं पैरानोज स्ट्रक्चर। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, ये समझ आ गया, है ना। इसी बेसिस पे तुम्हारे दो फॉर्म है, अल्फा फॉर्म और बीटा फॉर्म। अल्फा फॉर्म और बीटा फॉर्म एनॉल, देखो तुम देखोगे एक में H ऊपर आ रहा है, OH नीचे आ रहा है, और यहाँ पर OH ऊपर आ रहा है, H नीचे आ रहा है। तो सिर्फ फर्स्ट पोजीशन पे तो OH और H की पोजीशन चेंज हो रही है। तो ये कौन सा कार्बन है, एनॉर्मिक कार्बन, है ना। और ये जो दोनों है इसको हम क्या बोलते हैं, पैरानोज स्ट्रक्चर। कोई दिक्कत, कोई परेशानी। ये फॉर्म जिसमें H ऊपर है OH नीचे, ये बोलते हैं अल्फा फॉर्म, और जिसमें OH ऊपर है H नीचे, इसको बोलते हैं बीटा फॉर्म। आया समझ। अब इसके स्ट्रक्चर्स ऐसे पेपर में आए तो नहीं है, पर देख लो बनाते कैसे हैं। देखो पहले तो मैं ये आना चाहिए तुम्हारे पास, C डबल बॉन्ड OH है, यहां पर क्या था, तुम्हें क्या करना है, इसका एलिडेट हटा देना है ना। यहाँ कौन से कार्बन का OH आएगा, फिफ्थ कार्बन का। तो यहां से O की लिंकेज होगी, ठीक है, और इस कार्बन के साथ होगी, और क्या होगा यहाँ पर, एक H होगा और एक OH बन जाएगा।
आ गया समझ। और यहाँ पर ये भी हो सकता है कि ये OH इस साइड चले जाए और H इस साइड आ जाए, है ना। तो ये जो फॉर्म है जिसमें H इस साइड है इसको बोलते हैं अल्फा फॉर्म। क्या बोलते हैं? अल्फा फॉर्म, है ना। अब समझना, अब ये कितने मेंबर की रिंग बनी है? इसमें 500 कार्बन है, 1 2 3 4 5 और छठा क्या है? कितने कितने मेंबर की रिंग बनेगी? 6 मेंबर की, जिसमें 5 कार्बन होंगे और 1 ऑक्सीजन होगा। ठीक है, यही है ना। देखो 5 कार्बन है और 1 ऑक्सीजन है ना। आप समझना इसको। तो तुम्हें क्या करना है, पहले ऑक्सीजन लिख लो और 6 मेंबर की रिंग बना लो। समझ आ गया? अब तुम्हें नंबरिंग चालू करनी है। ये तुम्हारा फर्स्ट कार्बन है, ये तुम्हारा सेकंड कार्बन है, ये थर्ड है, फोर्थ, फिफ्थ। ठीक है, देखो फिफ्थ कार्बन से क्या है, एक H जुड़ा है और एक CH2OH जुड़ा है। तो फिफ्थ कार्बन पे क्या होगा, तुम CH2OH को ऊपर कर दो और H को नीचे कर दो, है ना। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? अब तुम्हें क्या करना है, देखो जो जो इस साइड लिखा हुआ है, जो जो लेफ्ट हैंड साइड लिखा है उसको ऊपर लिखना है। समझ आया? जो जो इस साइड लिखा है उसे क्या लिखना है, ऊपर लिखना है। तो फर्स्ट पे H किधर की साइड है, ऊपर, और OH नीचे। तो ऊपर क्या आएगा, HOH। सेकंड पे क्या है, सेकंड पे H ऊपर OH नीचे। थर्ड पे क्या है, OH ऊपर H नीचे। और फोर्थ पे क्या है, H ऊपर OH नीचे। समझ आ गया स्ट्रक्चर कैसे बनाना है? इसको बोलते हैं अल्फा फॉर्म, है ना। और अगर मैं इसमें बस इतना सा डिफरेंस कर दूं, इसमें बस इतना डिफरेंस कर दूं, जो फर्स्ट है उसमें मैं, जो फर्स्ट कार्बन में मैं इस पे OH ऊपर कर देता हूं और H नीचे। तो ये कौन सा होगा, बीटा फॉर्म। अब तुम्हें कैसे पता चलेगा, कैसे याद करोगे अल्फा फॉर्म कौन से, बीटा फॉर्म कौन से? तुम बस ये ध्यान रखो कि जो तुम्हारा थर्ड कार्बन था उस पर उल्टा था, उसके रिस्पेक्ट में फर्स्ट पे उल्टा आता है तो अल्फा फॉर्म है, और उसके जैसा सेम आता है तो बीटा फॉर्म है। देखो थर्ड कार्बन में OH जा रहा है, यहाँ पर भी OH है, तो ये बीटा फॉर्म है, और अपोजिट है तो अल्फा फॉर्म है ग्लूकोज के लिए। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? तो अल्फा फॉर्म और बीटा फॉर्म किस तरीके से एक दूसरे डिफरेंस है, वो बस एक ही तरीके से एक दूसरे डिफरेंट है, दैट इज एनॉर्मिक कार्बन पे एक पे H ऊपर है OH नीचे है, दूसरे पे OH ऊपर है H नीचे। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? अब सुनो, देखो तुमने डाइसैकेराइड्स पढ़े, डाइसैकेराइड किससे बनते हैं, 2 मोनोसैकेराइड से। ठीक है, जो सुक्रोज है वो किससे बनता है, ग्लूकोज फ्रक्टोज से। माल्टोज किससे बनता है, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज से। असल में होता क्या है, देखो तुम्हें स्ट्रक्चर याद नहीं रखने, स्ट्रक्चर नहीं आते पेपर में, है ना। जैसे मैंने ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बनाया था ना, वैसे फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर बनता है। तो मैं दिखा देता हूँ, चलो एक मिनट रुको। एक बार ध्यान रखना, फ्रक्टोज जो है वो सिर्फ डी सीरीज से बिलोंग करता है और लीवोरोटेटरी कंपाउंड है। 2 बार आए थे ना, डेक्स्ट्रोरोटेटरी और लीवोरोटेटरी। ठीक है, तो मैं तुम्हारे लिए मार्क कर रखा है मैंने इस चीज को, इसलिए इसके साथ देखोगे तो माइनस लगता है, डेक्स्ट्रो में प्लस लगता है और लिवो में माइनस लगता है। और ये डी ऑयल का मतलब मैंने समझा दिया, ये पोजीशन है विद रिस्पेक्ट टू ग्लिसरॉल एल्डिहाइड। ठीक है, अब समझो, वो पैरान से एनालॉजी थी, इसकी फुरान से एनालॉजी है, तो इसको फ्रोनॉस स्ट्रक्चर बोल रहे हैं। अब समझना, इसके अंदर भी सेम है, इसमें उसमें 6 मेंबर की रिंग बनती है, इसमें 5 मेंबर की बनती है ना। अब इसमें भी ऐसा होता है कि देखो CH2OH है, अगर ये ऊपर है तो अल्फा फॉर्म और नीचे है तो बीटा फॉर्म। अच्छा, इसमें जो एनॉर्मिक कार्बन है, ग्लूकोज का याद रखो, एनॉर्मिक कार्बन कौन सा है, पहला कार्बन, और फ्रक्टोज में दूसरा कार्बन C2, उसमें C1 है, इसमें C2 है ना। तो ये अल्फा फॉर्म हो गया, ये बीटा फॉर्म हो गया, है ना। अब ये समझना कि ये तो हमें पता है, ये तो हमने याद कर लिया कि इसमें ग्लूकोज और फ्रक्टोज होता है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज होता है, पर इसमें ग्लूकोज भी कौन सा होता है, अल्फा, और इसमें फ्रक्टोज कौन सा होता है, बीटा, है ना। अब क्या होगा, बीटा फ्रक्टोज और अल्फा, इसके इसकी इस पोजीशन पे क्या था, OH था, फर्स्ट पोजीशन पे H OH था, और इस पोजीशन पे भी इसका OH है, यहाँ पर H था। ठीक है, अब होगा क्या, अब हो सकता है ना कि ये दोनों रिएक्ट करें, बीच में ऑक्सीजन की लिंकेज आ जाए और H2O बाहर निकल जाए, होगा ना ये। तो बीच में जो ये दोनों के बीच में ऑक्सीजन की लिंकेज बन गई है, बीच में क्या बन गई है, ऑक्सीजन की लिंकेज, किसके बीच में, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज के बीच में। अच्छा, किस किस कार्बन के बीच में बनी है ये भी याद रखना है, ये बनी है तुम्हारी C1 कार्बन एंड
C1 कार्बन ग्लूकोज का, C2 कार्बन फ्रक्टोज का, है ना। अच्छा एक बात बताओ, सुक्रोज के पास क्या एल्डिहाइड, इसके पास कीटोन होता है, इसके पास एल्डिहाइड होता है ना। तो C1 कार्बन पे, 1 कार्बन पे क्या होता था, एल्डिहाइड, इसके 2 कार्बन पे क्या होता था, फ्रक्टोज। इसका 1 भी बिजी हो गया, इसका 2 भी बिजी हो गया, दोनों ही बिजी हो गए। तो क्या ये रिड्यूस कर पाएगा टॉलरेंस ऑफ फेलिंग को, नहीं कर पाएगा, है ना। अगर फ्री एल्डिहाइडिक ग्रुप या केटोनिक ग्रुप प्रेजेंट है तभी कर पाएगा। तो इसका तो बिजी हो गया। तो सुक्रोज क्या होता है, रिड्यूसिंग होता है, नॉन रिड्यूसिंग होता है, सुक्रोज नॉन रिड्यूसिंग होता है। आगे समझ। और जो लिंकेज बनी है ऑक्सीजन के बीच में, इसको बोलते हैं ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। देखो लिखा है ना, सिंस द रिड्यूसिंग ग्रुप ऑफ ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज आर इन्वॉल्व इन ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, सुक्रोज इन नॉन रिड्यूसिंग शुगर। आगे समझ। अगर तुम्हें रिड्यूस करना है टॉलरेंस ऑफ फेलिंग को, तो तभी हो सकता है वो जब एल्डिहाइडिक और कीटोनिक ग्रुप प्रेजेंट हो, वो भी फ्री प्रेजेंट हो ना। तो तुम्हें क्या याद रखना है, पहले तो सुक्रोज में याद करो कि ग्लूकोज और फ्रक्टोज का यूज होगा, और ग्लूकोज में भी कौन सा, अल्फा, और फ्रक्टोज में कौन सा, बीटा। बॉन्ड किसके बीच में बनेगा, C1 एंड C2। C1 एंड C2 के बीच में बना, C1 पे एल्डिहाइड होता है, C2 पे कीटोन होता है, तो फ्री एल्डिहाइडिक ग्रुप प्रेजेंट नहीं है, दैट्स व्हाई इट इज नॉन रिड्यूसिंग इन नेचर, है ना। ऐसे तुम्हारा माल्टोज होता है, माल्टोज पर ध्यान रखना, दोनों जो ग्लूकोज, दोनों क्या होते हैं, ग्लूकोज, और कौन से ग्लूकोज, अल्फा ग्लूकोज। देखो बस तुम फ्रक्टोज सुक्रोज का याद रखो, इसमें C1 और C2 का यूज होता है, बाकी जितना ही पढ़ाऊंगा ना उसमें C1 और C4 का यूज होगा, जितने ही पढ़ाऊंगा उसमें किसका यूज होगा, C1 एंड C4। और ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज क्या है कि इसके OH और इसके H की वजह से बीच में ऑक्सीजन की लिंकेज बन गई, इसको क्या बोलते हैं, ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, है ना, लिखा होगा यहाँ पर, है ना। द टू मोनोसैकेराइड्स are joined together by an oxide linkage formed by the loss of water molecule. Such a linkage between two monosaccharides units through oxygen atom is called glycosidic linkage. आगे समझ, कोई दिक्कत, कोई परेशानी। सुक्रोज को छोड़ के बाकी सब में किसके बीच में होगा, C1 एंड C4, है ना। अच्छा, पॉलीसैकेराइड्स रिड्यूसिंग होते हैं, नॉन रिड्यूसिंग होते हैं, पॉलीसैकेराइड्स तो हमेशा नॉन रिड्यूसिंग होते हैं, है ना। इसके अलावा है लैक्टोज। लैक्टोज कहाँ मिलता है, मिल्क में, है ना। अब समझना, लैक्टोज में एक तो ग्लूकोज है और दूसरा क्या है, लैक्टोज, है ना। तो अब देखो चार्ट बनाओ, समझना इस चीज को। सबसे पहले मैंने पढ़ाया सुक्रोज, दूसरा पढ़ाया सुक्रोज, माल्टोज एंड लैक्टोज, है ना। सुक्रोज किससे बना है, ग्लूकोज, ये किससे बना है, ग्लूकोज प्लस, और लैक्टोज किससे बना है, ग्लैक्टोज एंड ग्लूकोज। ये समझ आ गया, ठीक है। अब पोजीशन याद करो, इसमें कौन सी पोजीशन ये होती है, C1 एंड C2। C1 पे एल्डिहाइड होता था और C2 पे कीटोन होता था, दोनों ही यूज हो गए क्या बनाने के लिए, ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज बनाने के लिए, है ना। तो इसमें फ्री एल्डिहाइड कीटोन प्रेजेंट नहीं, दैट्स व्हाई इट इज नॉन रिड्यूसिंग। इसमें क्या यूज होगा, C1 एंड C4, इसमें क्या होगा, C1 एंड C4, ये दोनों क्या है, रिड्यूसिंग। आगे समझ, याद कर लो, कोई दिक्कत, कोई परेशानी। और जितने भी पॉलीसैकेराइड्स हैं वो क्या होंगे, नॉन रिड्यूसिंग ही होंगे। डाइसैकेराइड्स में सिर्फ सुक्रोज है जो तुम्हें क्या दिख रहा है, नॉन रिड्यूसिंग दिख रहा है, बाकी दो क्या है, रिड्यूसिंग शुगर्स। नेक्स्ट जो पढ़ रहे हैं वो पॉलीसैकेराइड्स है। पॉलीसैकेराइड्स में कौन कौन आते हैं तुम्हारे, स्टार्च, स्टार्च, उसके बाद सेलुलोज, उसके बाद ग्लाइकोजन। इन सब में देखो पॉलीसैकेराइड का मतलब है कि इसमें एक यूनिट होगी या बहुत ज्यादा यूनिट्स होंगी, बहुत सारी यूनिट्स होंगी, है ना। इस स्टार्च देखो, स्टार्च भी तुम्हें बस इतना याद रखना कि ये भी ग्लूकोज, ग्लूकोज से बनेगा, ये भी पूरा ग्लूकोज से बनेगा, और ये भी पूरा ग्लूकोज से ही बनने वाला है ना। और इसमें एक ग्लूकोज होंगे, कई सारे होंगे, काफी सारे ग्लूकोज होंगे, और सारे के सारे ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, मतलब ऑक्सीजन की जो लिंकेज है बीच में उससे अटैच होंगे। और वो किसके बीच में, किन कार्बन के बीच में होगा, C1 C4 C1 C4 C1 C4।
अच्छा एक और चीज ध्यान रखनी है कि ये सारे के सारे रिड्यूसिंग है, नॉन रिड्यूसिंग है, ये सारे नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स हैं। पॉलीसैकेराइड्स आर नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स। आगे समझ। अब तुम्हें मैं दो चीज पढ़ा देता हूं। एक इसमें यूज होता है स्टार्च में, अमाइलोज एंड अमाइलोपेक्टिन। समझना इसको। स्टार्च ना दो चीजों से मिलकर बना है, दो फॉर्म, इसके दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक होता है अमाइलोज, एक होता है अमाइलोपेक्टिन। तुम्हें ध्यान रखना है कि अमाइलोज जो होता है ना, इसमें यहाँ पर लिखा हुआ है मैंने, अमाइलोज जो होता है वो वाटर सॉल्युबल होता है, अमाइलोपेक्टिन वाटर इनसॉल्युबल होता है। स्टार्च के अंदर ये 15 to 20% प्रेजेंट होता है और ये 80 to 85% प्रेजेंट होता है। ठीक है। अच्छा अमाइलोज क्या है? स्टेट चेंज, मतलब जितने भी लिंकेज हो रही है ग्लूकोज के बीच में वो सारी क्या है? स्टेट चेंज है। जैसे ये देखो, ये क्या है? अमाइलोज। इसमें तुम देखोगे सारे के सारे ग्लूकोज किससे लिंक्ड है? स्टेट चेन से। अमाइलोपेक्टिन में क्या होगा? स्टेट चेन भी होगा और साथ ही साथ ब्रांचिंग भी होगी। तो ये ध्यान रखना, अमाइलोज के अंदर जो स्टेट चेन के अंदर लिंक्ड है ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज किन कार्बन के बीच में बन रहा है? C1 एंड C4। अमाइलोपेक्टिन में भी स्टेट चेन जो बनेगा वो C1 और C4 के बीच में बनेगा। किसके बीच में बनेगा? C1 एंड C4 के बीच में, है ना। तो अमाइलोज क्या है? वाटर सॉल्युबल, अमाइलोपेक्टिन वाटर इनसॉल्युबल। मेजर पोर्शन क्या होता है स्टार्च के अंदर? अमाइलोपेक्टिन। अमाइलोपेक्टिन का स्ट्रक्चर देखो, देखो इसमें तुम देखोगे जो ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज है, मतलब स्टेट चेन में जो है वो C1 और C4 की वजह से है, और जो ब्रांचिंग है वो C1 एंड C6 के बीच में। देखो C1 एंड C4 के बीच में स्ट्रेट चेन है, और जो ब्रांचिंग हो रही है ये किसके बीच में हो रही है? 1 एंड 6 के बीच में। कोई समझ आया? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? तो एक अमाइलोज है, एक अमाइलोपेक्टिन है। अमाइलोज में सारी स्ट्रेट चेन में, अमाइलोपेक्टिन में स्टेट और साथ में क्या हो रखी है? ब्रांचिंग हो रखी है। अमाइलोज में जो स्ट्रेट चेन में सारे लिंक्ड है उसमें ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज है वो C1 एंड C4 के बीच में। अमाइलोपेक्टिन में जो स्ट्रेट चेन में है उसमें C1 एंड C4 के बीच में। ब्रांचिंग किसके बीच में हो रही है? C1 एंड C6। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? अमाइलोज वाटर सॉल्युबल है, अमाइलोपेक्टिन वाटर इनसॉल्युबल है। स्टार्च में मेजर पोर्शन में कौन होता है? अमाइलोपेक्टिन। कितना होता है? 80 to 85%। देखो जो स्ट्रेट चेन में है ना, जो ये लिंकेज होती है स्ट्रेट चेन में लिंकेज, इसको बोलते हैं अल्फा लिंक। देखो यहां पर इसको बोले अल्फा लिंक। क्या बोले? और जहां से ब्रांचिंग होती है इसको बोलते हैं बीटा लिंक। जैसे C1 और C, तो अल्फा लिंक के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? C1 एंड C4। और बीटा लिंक के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? C1 एंड C6। समझ आ गया? अब नेक्स्ट है सेलुलोज। सेलुलोज भी ग्लूकोज से ही बनता है, और सबसे ज्यादा किसमें यूज होता है? प्लांट सेल के सेल वॉल में। ठीक है, बस में यही याद रखना है और बस। ठीक है। ग्लाइकोजन। अच्छा ग्लाइकोजन को ध्यान रखना, हम एनिमल स्टार्च भी बोलते हैं। ठीक है। एनिमल्स के अंदर जो फूड रिजर्व्स है वो ग्लाइकोजन ही है ना। जो एंजाइम्स होते हैं वो ग्लाइकोजन को तोड़ के ग्लूकोज बनाते हैं, और ग्लूकोज मेन सोर्स ऑफ एनर्जी है। तुम्हें फाइनली याद क्या रखना है? ये याद रखना है ना। जो सुक्रोज है, सुक्रोज, माल्टोज और लैक्टोज, ये तीनों क्या है? डाइसैकेराइड। सुक्रोज में क्या यूज होता है? ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। माल्टोज में ग्लूकोज एंड ग्लूकोज। लैक्टोज में लैक्टोज एंड ग्लूकोज। तुम्हें बस ये ध्यान रखना है कि सुक्रोज को छोड़ के बाकी सब में जो लिंकेज है वो C1 एंड C4 के बीच में है ना। ठीक है। देखो बाकी स्टार्च हो गया तुम्हारा, सेलुलोज हो गया या ग्लाइकोजन हो गया, इन सब के अंदर ग्लूकोज यूज हो रहा है। क्या यूज हो रहा है? ग्लूकोज। और लिंकेज कहाँ के बीच में? C1 एंड C4 के बीच में। C1 एंड C4, C1 एंड C4, है ना। और बस अमाइलोज के अंदर अल्फा लिंक है, और अमाइलोज पेक्टिन के अंदर अल्फा लिंक एंड बीटा लिंक दोनों है। अल्फा लिंक C1 एंड C4 के बीच में, और बीटा लिंक C1 एंड C1। अच्छा ठीक है। जो पॉलीसैकेराइड्स है वो सारे क्या है? नॉन रिड्यूसिंग। और माल्टोज लैक्टोज ये दोनों तो क्या है? रिड्यूसिंग, और ये क्या है? नॉन रिड्यूसिंग। और स्टार्च सुक्रोज नॉन रिड्यूसिंग क्यों है? क्योंकि ग्लूकोज C1 जहां पर एल्डिहाइड होता है, और फ्रक्टोज जहां पर कीटोन होता है C2 पे, है ना। ये दोनों ही बिजी हो गए। आगे समझ? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करते हैं। अच्छा एक सेकंड रुको, तुम्हें फिर ये भी याद रखना पड़ेगा इसके अंदर। तुम इसमें ये भी ध्यान रखना कि अल्फा और बीटा फॉर्म किसमें है। देखो सुक्रोज के, तुम्हें सक्सेस याद नहीं रखना है, बस ध्यान रखना है सुक्रोज के अंदर ग्लूकोज फ्रक्टोज यूज हो रहा है। ग्लूकोज अल्फा वाला है और फ्रक्टोज बीटा वाला है। माल्टोज के अंदर ग्लूकोज यूज हो रहा है, पर ग्लूकोज कौन सा है? अल्फा वाला। लैक्टोज में ग्लूकोज यूज हो रहा है, पर वो कौन सा ग्लूकोज है? बीटा वाला। आया समझ? ठीक है।
और ग्लैक्टोज भी क्या है, बीटा। ये तुम्हें ये पूरी टेबल अच्छे से याद कर लोगे तो मेरे क्वेश्चन हो जाएंगे। अच्छा देखो, फर्नोज रिंग किस में बन रही थी, फ्रक्टोज के अंदर। और जैसे ग्लूकोज में C1 और C5 का यूज होता है, फ्रक्टोज में किसका यूज हो रहा था, जो लिंकेज बनाने के लिए किसका यूज हो रहा था, C2 एंड C5। तो इसका आंसर क्या होगा, C2 एंड। अभी पता है पेपर टफ क्यों हो गया, क्योंकि इतने डीप में ही पूछने लग गए, तुम्हें एक एक पॉइंट याद होना चाहिए, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, C2 एंड C5। अच्छा, जो मैंने स्ट्रक्चर बनाए थे ना रिंग वाले, इसको हैवॉर्थ स्ट्रक्चर बोलते हैं, ठीक है। ऑफ द फॉलोइंग कार्बोहाइड्रेट वेरियस कार्बन एटम्स हैव बीन नंबर्ड, द एनॉर्मिक कार्बन। एनॉर्मिक कार्बन कौन, अच्छा ये कौन सा 6 मेंबर की रिंग, तो कौन होगा ये, ग्लूकोज होगा, फ्रक्टोज होगा। ग्लूकोज 6 होता है, फ्रक्टोज 5 होता है, तो एनॉर्मिक कार्बन कौन सा है। नेक्स्ट है पैरानोज, किसकी बात कर रहा है ये, ग्लूकोज की। रिंग ऑफ ग्लूकोज इज फॉर्म ड्यू टू द रिएक्शन बिटवीन C1 एंड C5 होता है ना, C1 का एल्डिहाइड यूज होता है। अरे ये देखो ना, ये इसकी बात कर रहा है, ये देखो, ये जो रिंग बनी है किसके बीच में बनी है, C1 एंड C5 के बीच में। तो आंसर क्या होगा, C1 एंड C5। तो तुम्हें समझ आया होगा, बहुत डेप्थ में याद रखना सारी चीजें। अल्फा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी ग्लूकोज डिफर फ्रॉम ईच अदर विद रिस्पेक्ट टू, किस रिस्पेक्ट में डिफरेंट है, कॉन्फ़िगरेशन एट C1 कार्बन, नंबर ऑफ, ये सब कुछ तो सेम है, साइज ऑफ हेमिसिटल, कॉन्फ़िगरेशन एट C2 ये सब सेम है। बस C1 जो एनॉर्मिक कार्बन होता है, वहां पर एक में H ऊपर है, OH नीचे, दूसरे में OH ऊपर है, H नीचे, है ना। अच्छा ये देखो, माल्टोज जो है वो रिड्यूसिंग शुगर है, सही बात है, माल्टोज रिड्यूसिंग है, बस सुक्रोज नॉन रिड्यूसिंग है डाइसैकेराइड्स में। तो माल्टोज इज कंपोज्ड ऑफ 2 ग्लूकोज यूनिट्स इन विच C1 ऑफ 1 ग्लूकोज एंड C4 ऑफ अनदर ग्लूकोज, सही तो है। इसी वजह से है, अगर दोनों में C1 में होता तो दोनों एल्डिहाइड ग्रुप क्या होते हैं, बिजी हो जाते हैं। तो एसोसिएशन भी सही है, रीजन भी सही है, और रीजन क्या है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। नेक्स्ट देखो, तो ये देख लो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन रिड्यूसिंग शुगर, क्या आंसर होगा इसका, सुक्रोज। ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज इन्वॉल्व इन लिंकिंग द ग्लूकोज यूनिट्स इन अमाइलोज। अमाइलोज में किसमें होता है ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, C1 C4 के बीच में तो अल्फा लिंकेज होती है, तो इसका आंसर क्या होगा। और बीटा लिंकेज किस बीच में होता है, C1 एंड C6। विच ऑफ द फॉलोइंग शुगर इज नोन एज डेक्सट्रोज। डेक्सट्रोज किसको बोलते हैं हम, ग्लूकोज को। तो इसका आंसर क्या होगा, तुम देख रहे हो एक एक पॉइंट एनसीईआरटी का इंपॉर्टेंट है, एक एक पॉइंट। अल्फा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी ग्लूकोज क्या है, ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, एनेंटियोमर्स, एनोमर्स या ऑप्टिकल आइसोमर्स, क्या आंसर होगा, हमने क्या पढ़ा है, एनोमर्स पढ़ा है ना। सुक्रोज इज नॉन रिड्यूसिंग शुगर, सही है। रीजन क्या है, सुक्रोज हैज ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, सुक्रोज हैज ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। इसके आगे ये भी बोलना चाहिए था कि वो C1 एंड C4 के बीच में, C2 के बीच में बन रहा है ना। तो दोनों सही है, इसका देखना पड़ेगा कि ये पार्शियली करेक्ट है, ठीक है। तो बी होगा, वैसे तो होना तो बी चाहिए। नेक्स्ट देखो, नेम द डाइसैकेराइड व्हिच ऑन हाइड्रोलाइसिस गिव 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज, क्या नाम होगा, कौन देता है 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज, माल्टोज। राइट द नेम ऑफ लिंकेज जॉइनिंग 2 मोनोसैकेराइड्स, क्या नाम होता है इसका, ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। व्हाट इज द बेसिक स्ट्रक्चर डिफरेंस बिटवीन ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज, क्या है, इसमें एल्डिहाइड होता है, इसमें कीटोन होता है। नेक्स्ट देखो, लैक्टोज के हाइड्रोलाइसिस से क्या मिलता है हमें, क्या मिलता है लैक्टोज में, क्या पढ़ा है, लैक्टोज एंड ग्लूकोज, ठीक है। सुक्रोज के हाइड्रोलाइसिस से क्या मिलता है, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज, ठीक है। नेक्स्ट देखो, स्टार्च एंड सेलुलोज। स्ट्रक्चर डिफरेंस स्टार्च और सेलुलोज में ये होता है, स्टार्च में अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन से बना है, और सेलुलोज में तुम देखोगे सारे बीटा लिंक है, इसमें अल्फा और बीटा लिंक दोनों होते हैं, अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन, ठीक है। नेक्स्ट है तुम्हारा, देखो, राइट द प्रोडक्ट व्हेन डी ग्लूकोज रिएक्ट्स विद कंसंट्रेटेड HNO3, क्या बनता है, तुम्हारा एल्डिहाइड भी ऑक्सीडाइज हो जाता है और नीचे प्राइमरी अल्कोहल भी ऑक्सीडाइज हो जाता है, क्या बनता है, ग्लूकोनिक एसिड या सैकेरिक एसिड, सैकेरिक एसिड, है ना। प्रोडक्ट बना लोगे, वो आना चाहिए बनाना। नेक्स्ट है, हाउ डू यू एक्सप्लेन द प्रेजेंस ऑफ एन एल्डिहाइड ग्रुप, कैसे प्रेजेंट कर रहे हो, रिएक्शन विद ब्रोमीन वाटर, है ना, प्रेजेंस ऑफ 5 OH ग्रुप इन ग्लूकोज, एसिटिक एनहाइड्राइड। नेक्स्ट देखो,
राइट द रिएक्शन इन्वॉल्व व्हेन डी ग्लूकोज इज सेटेड विद द फ्लोरिंग HCl and Br2 वाटर। कर लोगे? What are the हाइड्रोलिसिस प्रोडक्ट ऑफ सुक्रोज एंड लैक्टोज? वो जो चार्ट है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 चार्ट बनवाया मैंने, तुम्हारा एक चार्ट ये वाला है, एक चार्ट ये वाला है, और एक चार्ट मैंने बताया था यहाँ पर, एक ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। गिव द रिएक्शन ऑफ हीटिंग विद ग्लूकोज विद हाइड्रोक्सिल अमाइन। कर लोगे? ये NH2OH के साथ रिएक्शन थी। प्रेजेंस ऑफ विच ग्रुप इज कन्फर्म्ड बाय दिस रिएक्शन? क्या बताता है ये? कार्बोनिल ग्रुप। डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स। ओलिगोसैकेराइड, है ना। देखो ये रिएक्शन रिपीट कर रहे हैं। राइट द रिएक्शन ऑफ ग्लूकोज विद HCl Br2 HI, है ना। हाइड्रोलिसिस प्रोडक्ट ऑफ लैक्टोज माल्टोज। क्वेश्चन रिपीट करेगा स्टार्च और सेलुलोज के बीच में स्ट्रक्चर डिफरेंस। कर लोगे? ठीक है, तो एक बार सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करना, ऑटोमेटिकली सब याद हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट पार्ट पे जा रहे हैं इसके। देखो ये रहा इन्वर्ट शुगर। इन्वर्ट शुगर क्या होता है? देखो सुक्रोज क्या है? डेक्सट्रोरोटेटरी, है ना। बट जब मैं इसकी हाइड्रोलिसिस कर दूंगा तो हमें मिलेगा ग्लूकोज, जो कि लीवो एंड फ्रक्टोज। ग्लूकोज क्या है? डेक्सट्रोरोटेटरी, और ये क्या है? लीवो रोटेटरी। एक कंपाउंड क्लॉकवाइज रोटेट करेगा, एक कंपाउंड एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा। देखो जो फ्रक्टोज का लीवो रोटेटरी नेचर है, मतलब एंटी क्लॉकवाइज नेचर है, वो ज्यादा है एज कंपेयर टू ग्लूकोज। इसका 52.5 डिग्री रोटेट करता है, वो उल्टा रोटेट कर देता है कितना? 92.4। इसके जो मिक्सचर है वो कैसा है? लीवो रोटेटरी, है ना। तो तुम देखोगे इस हाइड्रोलिसिस की वजह से सुक्रोज में क्या हुआ? साइन ऑफ रोटेशन का चेंज आ गया। वो डेक्सट्रोरोटेटरी से क्या बन गया? लीवो रोटेटरी। और इस को हम क्या बोलते हैं? इस प्रोडक्ट को हम क्या बोलते हैं? इन्वर्ट शुगर। समझ आया? ये है कि देखो सुक्रोज अपने आप में क्या है? बोलिए ये रहे सुक्रोज, ये डेक्सट्रोरोटेटरी है, ये हमें दे रहा है ग्लूकोज प्लस, ग्लूकोज कैसा है? फ्रक्टोज कैसा है? अब ये समझने वाली बात है कि इसका लीवो रोटेटरी नेचर ग्लूकोज से ज्यादा है, कई ज्यादा है, तो नेट जो मिक्सचर होगा वो क्या बन जाएगा? लीवो रोटेटरी। डेक्स्ट्रो से जो इसके हाइड्रोलिसिस का प्रोडक्ट है वो किस में कन्वर्ट हो गया? लीवो रोटेटरी में। दैट्स व्हाई हम इसके हाइड्रोलिसिस प्रोडक्ट को क्या बोलते हैं? इन्वर्ट शुगर। आगे समझ? तुम्हें इससे ये भी पता चल गया होगा कि जो भी क्वेश्चन आ रहा है वो एनसीईआरटी से बाहर तो बिल्कुल नहीं है, कहीं ना कहीं वो एनसीईआरटी के डिटेल में, मतलब तुम एक सिर्फ डेफिनेशन याद कर लेते हो कि हाँ हमें कार्बोहाइड्रेट की डेफिनेशन पूछेगा, फिर बोलोगे एनसीईआरटी से नहीं आ रहा, ऐसा नहीं है। एक एक पॉइंट, ये सिर्फ जेईई में भी सेम चीज रिपीट होती है, एक एक पॉइंट। इवन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए भी एनसीईआरटी से ऊपर कुछ भी नहीं है। अगर तुमने एनसीईआरटी ढंग से कर रखी है तो आराम से हो जाएगा। चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं। अब इसका फर्स्ट पार्ट हो खत्म हो गया पूरा, ठीक है। नेक्स्ट पूरे बायोमोलिक्यूल से रिलेटेड है, मतलब बायो से रिलेटेड। देखो अब हम पढ़ेंगे अमीनो एसिड्स के बारे में। अमीनो एसिड्स किसको बोलते हैं? एक मिनट को देखो, जिसमें कार्बोक्सिलिक ग्रुप भी हो और अमाइन ग्रुप भी प्रेजेंट हो। देखो अमीनो एसिड्स क्या है? जिसमें तुम्हारा NH2 ग्रुप भी प्रेजेंट हो और साथ ही साथ कार्बोक्सिलिक ग्रुप भी प्रेजेंट हो। मतलब इसमें NH2 ग्रुप कैसा पार्ट है? बेसिक पार्ट, और C डबल बॉन्ड OH ये एसिडिक पार्ट है। और इस टोटल को हम क्या बोलते हैं? अमीनो एसिड। अमीनो क्यों बोला? इस वजह से, और एसिड क्यों बोला? इस वजह से। अब अमीनो एसिड भी अल्फा अमीनो एसिड होते हैं, बीटा अमीनो एसिड होता है, गामा अमीनो एसिड होता है ना। अल्फा अमीनो एसिड कैसे बोला जाता है? तुम्हारा जो C डबल बॉन्ड OH कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, इसके रिस्पेक्ट में जो फर्स्ट कार्बन है उसको बोलते हैं अल्फा कार्बन। अगर तुम्हारा NH2 अल्फा कार्बन से जुड़ा हुआ है तो उसको बोलेंगे अल्फा अमीनो एसिड्स। अमीनो एसिड समझ आया? जिसमें अमाइन ग्रुप भी प्रेजेंट है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप भी प्रेजेंट है, उसको हम क्या बोलेंगे? अमीनो एसिड। अल्फा अमीनो एसिड किसको बोलेंगे? जिसमें कार्बोक्सिलिक के रिस्पेक्ट में अल्फा पोजीशन पे क्या जुड़ा हुआ है? अमाइन, उसको क्या बोलेंगे? अल्फा। जो हाँ बीटा भी होता है, गामा भी होता है, वो आगे मान लो इसकी जगह इस वाले कार्बन पे नेक्स्ट कार्बन पे हो जाएगा तो बीटा हो जाएगा, है ना। प्रोटीन्स जो है ना, प्रोटीन्स वो पॉलीमर्स होते हैं। पॉली मतलब मैनी, मर मतलब यूनिट, मतलब ऐसे कई सारे अमीनो एसिड होंगे वो लाइन से कनेक्टेड होंगे, है ना। उसको हम क्या बोलेंगे? प्रोटीन। मतलब प्रोटीन क्या होता है? पॉलीमर्स होते हैं किसके? काफी सारे अल्फा अमीनो एसिड लो, उन्हें कनेक्ट कर दूं तो क्या मिल जाएगा मुझे? प्रोटीन। और अल्फा अमीनो एसिड समझ आ गया? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? देखो अल्फा भी हो सकता है
बीटा, गामा, डेल्टा, कुछ भी हो सकता है। आगे जितना आगे खींचते जाओगे उतना ज्यादा चले जाएगा। आगे समझ, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? ठीक है, अब नेक्स्ट समझना। अब ना तुम्हारे पास जो अमीनो एसिड है ना वो 20 है, 20 अमीनो एसिड है। कितने अमीनो एसिड है तुम्हारे पास? 20। समझ आया? अमीनो एसिड्स क्या है? जिसमें NH2 ग्रुप भी प्रेजेंट हो और कार्बोक्सिलिक ग्रुप भी प्रेजेंट हो। और अल्फा अमीनो एसिड क्या है? जिसमें NH2 ग्रुप कार्बोक्सिलिक के रिस्पेक्ट में अल्फा पोजीशन पे। प्रोटीन किससे बने हुए हैं? सिर्फ अल्फा अमीनो एसिड में। और ऐसे अल्फा अमीनो एसिड्स बहुत सारे कनेक्टेड है। तो प्रोटीन क्या है? पॉलीमर ऑफ अल्फा अमीनो एसिड। अब अमीनो एसिड टोटल कितने हैं? 20। अब इनको भी क्लासिफाई करा जाता है एसेंशियल अमीनो एसिड और नॉन एसेंशियल। देखो, कुछ अमीनो एसिड है जो हमारी बॉडी में खुद बन जाते हैं, है ना, उनको बोलते हैं नॉन एसेंशियल। क्या बोलते हैं? जो हमारी बॉडी खुद बना सकती है उसको बोलते हैं द अमीनो एसिड विच कैन बी सिंथेसाइज्ड इन द बॉडी आर नोन एज नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स। ठीक है। और जो हमारी बॉडी में नहीं बनते, देखो सिंपल सी बात है, जो घर में मिल जाता है हमें, है ना, तो हमें लगता है ये इसकी जरूरत ही क्या, बेकार है ना, तो उतना जरूरी नहीं लगता। बाहर की चीज ज्यादा जरूरी लगती है। आया समझ? जैसे मम्मी पापा से जो तुम्हारा प्यार है वो तुम्हें मिलता ही रहता है, भरमार मिला है, तुम्हें लगता है नॉन एसेंशियल है, और तुम भागते हो गर्लफ्रेंड के प्यार के पीछे, वो तुम्हें लगता है वो ज्यादा एसेंशियल है। आगे समझ? तो जो हमारी बॉडी खुद सिंथेसाइज कर लेती है उसको हम क्या बोलते हैं? नॉन एसेंशियल। और जिसको हमें बाहर से लेना पड़ता है उसको हम बोलते हैं एसेंशियल, जिसे हमारी बॉडी खुद सिंथेसिस नहीं कर सकती। और एक और क्लासिफिकेशन है, वो है एसिडिक, बेसिक एंड न्यूट्रल। अच्छा, इसमें एसिडिक ग्रुप कौन सा प्रेजेंट है? कार्बोक्सिलिक ग्रुप। और बेसिक ग्रुप कौन सा प्रेजेंट है? अगर NH2 और कार्बोक्सिलिक ग्रुप इक्वल इन नंबर है तो जितना एसिड है उतना, तो कैसा होगा? न्यूट्रल। अगर NH2 ज्यादा प्रेजेंट है और कार्बोक्सिलिक ग्रुप ज्यादा प्रेजेंट है, समझ आ गया? तो अमीनो एसिड्स ऑन द बेसिस ऑफ सिंथेसिस हम किन दो में क्लासिफिकेशन कर सकते हैं? नॉन एसेंशियल और एसेंशियल। नॉन एसेंशियल हमारी बॉडी में खुद बन जाते हैं और एसेंशियल को हमें बाहर से इनटेक करना पड़ता है ना। और ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ रिलेटिव नंबर ऑफ अमाइन ग्रुप एंड कार्बोक्सिलिक ग्रुप, हम इसको एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल में क्लासिफाई कर सकते हैं। इफ द नंबर ऑफ अमाइन ग्रुप एंड कार्बोक्सिलिक ग्रुप आर इक्वल देन द अमीनो एसिड इज न्यूट्रल। इफ NH2 ग्रुप मतलब अमाइन ग्रुप इज मोर देन कार्बोक्सिलिक ग्रुप, बेसिक, एंड इफ कार्बोक्सिलिक ग्रुप इज ग्रेटर देन, उसे बोलते हैं एसिडिक। ठीक है। प्रोटीन क्या है? प्रोटीन इज अ पॉलीमर ऑफ अल्फा अमीनो एसिड। ठीक है। अब देखो ये टेबल है अल्फा अमीनो एसिड्स की, इसमें से कुछ पता होने चाहिए जो तुम्हारे DNA और RNA में यूज होते हैं। हाँ, DNA और RNA बाद में पढ़ेंगे, है ना। DNA तो तुमने पढ़ ही रखा होगा, RNA जो होता है वो बेसिकली प्रोटीन सिंथेसिस के लिए बहुत जरूरी होता है। ये कुछ मार्क कर लो जो जरूरी है। ये तुम्हें याद, ये 4 पता होने चाहिए, है ना। इनके स्ट्रक्चर जरूरी नहीं है तुम्हें पता हो, मतलब ये आता नहीं है। इसके अलावा तुम्हें ये पता होना चाहिए, और एक ये पता हो तो सही है। ठीक है। जहां पर भी स्टार मार्क है ना तुम्हारे NCERT में, वो एसेंशियल अमीनो एसिड्स है, मतलब हमारी बॉडी में बन नहीं सकते। जैसे तुम देखोगे यहाँ पर नेक्स्ट है ज्यूटर आयन। ज्यूटर आयन बहुत जरूरी है समझना। जब एक ही कंपाउंड के अंदर एसिडिक पार्ट भी प्रेजेंट हो और बेसिक पार्ट भी प्रेजेंट हो, है ना, तो देखो होता क्या है, जब हम अमीनो एसिड के अंदर दोनों पार्ट प्रेजेंट है, एसिडिक पार्ट भी प्रेजेंट है और बेसिक पार्ट भी प्रेजेंट है। ये एसिडिक क्यों है कार्बोक्सिलिक ग्रुप? क्योंकि ये H+ डोनेट कर सकता है। और NH3 बेसिक क्यों है? क्योंकि H+ एक्सेप्ट कर सकता है। जब मैं एक्वस सोल्यूशन लेता हूं तो क्या होता है, इसका H हटेगा, यहां से हट जाता है और NH2 उसको एक्सेप्ट कर लेता है, तो क्या बना जाता है? NH3+। और यहाँ क्या बन जाता है? O। इसको को हम बोलते हैं ज्यूटर आयन, जिसमें दोनों ग्रुप होंगे ना, बेसिक ग्रुप भी और एसिडिक ग्रुप भी, उसमें बन जाता है। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? ठीक है। अब देखो नेक्स्ट टॉपिक है प्रोटीन्स, है ना। प्रोटीन्स में अमीनो एसिड्स ही होते हैं, बट काफी सारे अमीनो एसिड्स होते हैं। ठीक है। उससे पहले मैं पढ़ना है कि पेप्टाइड क्या होता है, या पेप्टाइड लिंकेज क्या होती है। देखो तुम्हें ये पता है कि मान लो ये एक अमीनो एसिड है, ठीक है, और ये एक अमीनो एसिड है,
ठीक है। इसका मतलब इसका नाम होता है, एक का नाम ग्लाइसिन है और एक का नाम एलिनिन है ना। मतलब ये अमीनो एसिड्स के नाम होते हैं, जो तुमने 20 अमीनो एसिड देखे ना, अब तुम्हें सबके नाम याद नहीं रखने, जिसके बोलूंगा बस वही याद रखने, स्ट्रक्चर याद रखने की जरूरत है नहीं ऐसा। चलिए, तो होता क्या है, इसके पास कौन सा ग्रुप है, एसिड भी है बेस भी है, इसके पास भी एसिड और बेस है। बट अगर इसका जो सी डबल बॉन्ड इसमें क्या हो, इसका OH यूज हो जाए, इसका H यूज हो जाए, तो बीच में से क्या निकल जाएगा, H2O, और बीच में क्या बन जाएगा, बॉन्ड। तो एक के कार्बोक्सिलिक ग्रुप और दूसरे के अमाइन ग्रुप के बीच में लिंकेज बनी है, और इसी लिंकेज को बोलते हैं पेप्टाइड लिंकेज। आगे समझ, कोई दिक्कत कोई परेशानी? ये ऐसी चीज है जैसे मान लो ये स्ट्रक्चर है NH2 CH2 C डबल बॉन्ड O O H, ठीक है, और उधर क्या है, अब होगा क्या, इसका OH जाएगा और इसका H, तो क्या रिलीज होगा, H2O, तो NH2 होगा, ठीक है। अब होगा क्या कि इन दोनों, ये भी एक अमीनो एसिड है और ये भी एक क्या है, अमीनो एसिड है, ये दोनों लिंक्ड हो गए हैं, एक का एसिडिक ग्रुप है और एक का बेसिक ग्रुप है, उन दोनों के बीच में लिंकेज है, और इसी लिंकेज का नाम क्या होता है, पेप्टाइड लिंकेज। समझ आ गया? तो इस लिंकेज को क्या बोलते हैं, जो ये बना है इसको बोलते हैं पेप्टाइड लिंकेज। आगे समझ, कोई दिक्कत कोई परेशानी? ठीक है, अब सुनो, अगर दो अमीनो एसिड लिंक्ड हुए एक दूसरे से, जैसे इसमें ग्लाइसिन हुआ था और एक क्या हुआ था, ग्लाइसिन, और एक हुआ था एलिनिन, दोनों क्या है, अमीनो एसिड, तो दो अमीनो एसिड लिंक्ड हुए तो उसको बोलते हैं डाइपेप्टाइड। तो अगर दो अमीनो एसिड लिंक्ड हुए तो क्या बोलेंगे, डाइपेप्टाइड। तो पेप्टाइड लिंकेज कितनी होगी, एक, दो लिंक्ड हुए थ्रू वन लिंकेज। अगर ट्राइपेप्टाइड होगा तो अमीनो एसिड कितने होंगे, तीन, पर लिंकेज कितनी होगी, ठीक है। आगे समझ, अगर तुम्हारा पेंटापेप्टाइड है तो अमीनो एसिड कितने होंगे, पांच, पर लिंकेज कितनी होगी, चार, ठीक है। अब पॉलीमर क्या होते हैं, देखो एक बार समझना, पॉलीपेप्टाइड किसको बोलते हैं, पॉलीपेप्टाइड जब जो अमीनो एसिड्स हैं वो 10 से ज्यादा हो जाए तो हम उसको क्या बोलते हैं, पॉलीपेप्टाइड, ठीक है। अब पॉलीपेप्टाइड में भी अगर एक ऐसा पॉलीपेप्टाइड है जिसमें 100 अमीनो एसिड्स हैं, ये इससे ज्यादा है ना, जिनका मॉलिक्यूलर मास, मतलब अब अमीनो एसिड लिंक्ड हो रहे हैं तो सबका मॉलिक्यूलर मैं ऐड करूं, एक अमीनो एसिड दूसरा अमीनो एसिड, ऐसे कितने 100 अमीनो एसिड या उससे भी ऊपर, है ना, तो मास अप्रोक्सीमेटली अगर 10,000 से ऊपर आ रहा है तो हम उसको क्या बोलते हैं, प्रोटीन। तो प्रोटीन क्या है, एक पॉलीपेप्टाइड है विद 100 ऑफ अमीनो एसिड हैविंग मॉलिक्यूलर मास 10,000 यू पता नहीं, यूनिफाइड मास, ठीक है। इसकी वैल्यू याद है किसी को, 1 AMU इज 1.10 की पावर 1.610 की पावर -27 kg। kg शायद ग्राम होता है, ये kg ग्राम होता है, चेक कर लेना इसको। समझ आ गया? अब प्रोटीन में दो टाइप के होते हैं, एक होता है फाइब्रस प्रोटीन और दूसरा है ग्लोबुलर प्रोटीन। अच्छा एक बात ध्यान रखना कि देखो ये एकदम ऐसी लाइन नहीं है कि प्रोटीन की यही डेफिनेशन है एग्जैक्ट, मतलब मोस्टली इसको फॉलो करते हैं, पर कुछ ऐसे भी है जिनके पास 100 से कम होते हैं। एक ऐसा है जिसके अंदर 51 अमीनो एसिड मिलते हैं, फिर भी हम उसको प्रोटीन बोलते हैं, ठीक है, देखो लिखा भी है। However, the distinction between a polypeptide and a protein is not very sharp. Polypeptides with fewer amino acids are likely to be called protein if they ordinarily have a well-defined conformation of a protein, such as insulin, which contains 51। तो ये बिल्कुल ये नहीं है कि शार्प लाइन है कि ऐसा ही होगा, कुछ ऐसे भी है जिनमें ऐसा फॉलो नहीं होता, जैसे इंसुलिन है, उसमें कितने अमीनो एसिड होते हैं, 51। बस एक ऑर्डरली, मतलब क्या, एक ऑर्डर में अरेंज होने चाहिए,
वेल डिफाइंड कॉन्फर्मेशन होना चाहिए, ठीक है। अब द थिंग इज हमें कैसे पता चलेगा, हमें कुछ नहीं पता चलेगा, जो दे रखा है वो याद कर लो। अब फाइब्रस, फाइबर का मतलब क्या समझते हो तुम्हें, थोड़े रेशियो रेशियो टाइप की होंगी, और ग्लोबुलर मतलब क्या, गोल गोल सा बॉल ही बन जाएगी। तो फाइब्रस प्रोटीन और ग्लोबुलर प्रोटीन में सबसे बड़ा डिफरेंस तो शेप में यही आ जाता है। फाइब्रस में थ्रेड टाइप स्ट्रक्चर होता है और ग्लोबुलर में पूरा बॉल लाइक स्ट्रक्चर होगा, मतलब सारे जैसे जैसे मान लो किसने कभी पतंग उड़ाई हो, है ना, तो जब पतंग उड़ा रहे हैं तो हमने 2-3 मांझे ले लिए, तोड़ लिए, तो वो सब क्या फाइबरस है। पर जब हम मतलब पतंग कट जाती है, वापस खींच रहे होते हैं सारा मांझा, तो क्या बन जाता है धागे का, ग्लोबुलर स्ट्रक्चर बन जाता है। जिसने पतंग उड़ाई है पता है ना ये, मतलब कोई इतना पैसा वाला भी है कि जहां से कट रही है वहीं से तोड़ के चल भाई जान दे। तो डिफरेंस क्या होता है, इसकी जो शेप होती है वो कैसी होती है, स्फेरिकल, और इसकी शेप होती है लॉन्ग थ्रेड लाइक, ठीक है। सॉल्युबिलिटी की बात करें तो सॉल्युबल होते हैं वाटर में, इनसॉल्युबल होते हैं। फाइब्रस प्रोटीन की एग्जांपल क्या है, अच्छा एक बात ध्यान रखना कि ग्लोबल प्रोटीन जो होते हैं ना वो थोड़े लेस स्टेबल होते हैं, है ना, और ये थोड़े ज्यादा स्टेबल होते हैं। एग्जांपल क्या है फाइब्रस प्रोटीन के, केराटिन जानते होगे, नेल्स में, हेयर्स में, है ना, कोलेजन, माइसिन, फैब्रिन, और ग्लोबुलर प्रोटीन्स किसमें मिलते हैं, एंजाइम्स में, इंसुलिन में, हीमोग्लोबिन में, ठीक है। अब सुनो, देखो इसमें बस इतना ध्यान रखना, ग्लोबल प्रोटीन्स में ना 2 टाइप के होते हैं, 2 क्या 4 टाइप के होते हैं। एक होता है प्राइमरी स्ट्रक्चर, दूसरा होता है सेकेंडरी, तीसरा होता है टर्शियरी, और चौथा होता है क्वाटरनरी। जितना ज्यादा मैं प्राइमरी से सेकेंडरी पे जाऊंगा, सेकेंडरी से टर्शियरी पे जाऊंगा, टर्शियरी से क्वाटरनरी पे जाऊंगा, स्ट्रक्चर उतना ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता जाएगा। आगे समझ, बस ये ध्यान रखना है कि देखो प्राइमरी स्ट्रक्चर के अंदर क्या होते हैं, प्रोटीन्स में हैव वन और मोर पॉलीपेप्टाइड चेन्स, ईच पॉलीपेप्टाइड इन अ प्रोटीन हैज अमीनो एसिड लिंक्ड विद ईच अदर इन अ स्पेसिफिक सीक्वेंस, इट इज अ सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड दैट इज सेड टू बी प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। मतलब जो भी अमीनो एसिड है वो पर्टिकुलर एक स्ट्रक्चर में अरेंज्ड है ना, उसको हम क्या बोलते हैं, प्राइमरी स्ट्रक्चर। अब द थिंग इज कि जितना ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता जाएगा उतना ज्यादा क्या होगा, स्ट्रक्चर सेकेंडरी में कन्वर्ट होगा, फिर टर्शियरी में, फिर क्वाटरनरी में। जैसे सेकेंडरी तो मैंने समझ लो कि अगर अमीनो एसिड सिंगल लाइन की तरह अटैच्ड है, मान लो ये एक अमीनो एसिड है 1, अमीनो एसिड 2 है, ये अमीनो एसिड 3 है, ये स्ट्रेट चेन में अटैच्ड है, तो बिल्कुल एक वेल डिफाइंड शेप है, तो इसको बोलेंगे प्राइमरी स्ट्रक्चर। ऐसा भी तो हो सकता है कि एक है बिल्कुल जैसे मैंने कोई पतंग उड़ा रहा हूं, मांझा लिया, बिल्कुल सीधा सीधा जा रहा है, तो वो क्या प्राइमरी स्ट्रक्चर। जैसे ही पतंग कट गई, अब क्या होगा, वो ऐसे ट्विस्ट होना चालू हो जाएगा, ठीक है, और फिर ये दोनों इससे लिंक्ड है, अब इन दोनों के बीच में भी क्या बॉन्ड हो जाएगा, बॉन्ड बनना चालू हो जाएगा, है ना। तो अब किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स के अंदर, और ये और कॉम्प्लेक्स हो तो किस में कन्वर्ट होगा, टर्शियरी में, और उससे भी ज्यादा कॉम्प्लेक्स क्वाटरनरी में। अब जो तुम्हारे सेकेंडरी स्ट्रक्चर होते हैं उसमें भी 2 होते हैं, अल्फा हेलिक्स और बीटा प्लेटेड। अल्फा हेलिक्स क्या होता है, देखो ऐसा समझो, देखो यहां पर देख रहे हो तुम, अगर ये पूरा पेपर बिल्कुल स्ट्रेट होता तो क्या होता, प्राइमरी स्ट्रक्चर, बट ये क्या हो गया, ट्विस्ट हो गया, और एक और दूसरे के बीच में बॉन्ड बनना चालू हो गया। देखो यहाँ पर बॉन्ड बन रहा है, इस बॉन्ड को क्या बोलेंगे, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में बन रहा है, ये कौन सा बॉन्ड है, हाइड्रोजन बॉन्ड। तो इन्हीं आपस में अमीनो एसिड्स के बीच में बॉन्ड बनना चालू हो गया, ये हाइड्रोजन बॉन्ड भी हो सकता है, ये सल्फाइड बॉन्ड भी हो सकता है ना। तो अब स्ट्रक्चर क्या हो गया, कॉम्प्लेक्स हो गया। इसको क्या बोलते हैं, अल्फा हेलिक्स। और एक होता है बीटा प्लेट। अल्फा हेलिक्स में क्या है कि सिंगल थ्रेड थी वो थोड़ी मुड़ गई है, और उसमें अमीनो एसिड्स में हाइड्रोजन बॉन्ड और सल्फाइड लिंकेज हो गई है आपस में, और इस टाइप के बॉन्ड बन गए हैं, इसको बोलते हैं अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर, है ना। बीटा प्लेट शीट में क्या होगा, शीट का मतलब क्या है, अमीनो एसिड्स एक में हो गया ट्विस्ट, एक में हो गया एसिड करके ट्विस्ट, एक में क्या पूरा फैल गया है, मतलब इस तरीके से। तो क्या दिख रही है तुम्हें, शीट, ठीक है, आगे समझ। तो बीटा प्लेट शीट में शीट की फॉर्म में क्या हो जाएंगे, अरेंज हो जाएंगे। बट थिंग इज कि दोनों ही प्राइमरी स्ट्रक्चर से ज्यादा कॉम्प्लेक्स है ना। अब देखो ये फैले या फिर ऐसा ट्विस्ट हुआ, ये भी तो हो सकता है कि और ट्विस्टिंग हो जाए, या पूरा गोल टाइप का स्ट्रक्चर ले ले, है ना, तो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, टर्शियरी में। और ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो तो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, क्वाटरनरी में। जैसे तुम देखो
अगर ये बिल्कुल सिंगल ऐसे लिंक्ड है तो इसको क्या बोल रखा है, प्राइमरी स्ट्रक्चर। और इस टाइप की शेप ली तो सेकेंडरी। थोड़ा और कॉम्प्लेक्स हुआ तो, और सबसे ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो गया तो, आगे समझ, कोई दिक्कत कोई परेशानी, ठीक है। अच्छा एक बात ध्यान रखना, जो मेन चीज है वो चीज है, ये याद रखना, ये बहुत आता है पेपर में, डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। असल में क्या है कि अगर हम हीट कर दे प्रोटीन को या उसका पीएच चेंज कर दे, है ना, तो ये बताओ किस पे इंपैक्ट पड़ेगा, प्राइमरी पे, सेकेंडरी पे, टर्शियरी पे या क्वार्टरी में? सबसे पहले किस पे इंपैक्ट, चलो किस पे इंपैक्ट पड़ेगा ये छोड़ो, किस पे इंपैक्ट नहीं पड़ना चाहिए, प्राइमरी पे, है ना। तो अगर मैं पीएच चेंज कर रहा हूँ, हीट कर रहा हूँ, तो सेकेंडरी टर्शियरी क्वार्टरी स्ट्रक्चर चेंज हो जाते हैं, बस प्राइमरी स्ट्रक्चर क्या रहता है, इंटैक्ट रहता है, ठीक है। तो प्रोटीन क्या क्या होता है, 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होता है ना, और ये बायोलॉजिकल एक्टिविटी में यूज होते हैं, इनको क्या बोलते हैं, नेटिव प्रोटीन, ठीक है। जब हम प्रोटीन के नेटिव फॉर्म, जो उसकी एक्चुअल फॉर्म है, उसमें कोई फिजिकल चेंज कर दूं, लाइक टेम्परेचर में चेंज कर दिया, या कोई केमिकल चेंज जैसे पीएच चेंज क्या होता है, या तो मैंने एसिडिक में डाल दिया या बेसिक मीडियम में डाल दिया, है ना। तो हाइड्रोजन जो बॉन्ड्स होते हैं, देखो इसमें तुम देख रहे थे, इसमें आपस में क्या, कौन सी बॉन्डिंग हो रही थी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, है ना। अब अगर मैं पीएच चेंज करूंगा या हीट कर दूंगा तो ये बॉन्ड ब्रेक होना चालू हो जाएगा। तो ये जैसे ऐसे स्ट्रक्चर बना पड़े, तो ये थ्रेड क्या होगा, धीरे धीरे करके खुलना चालू हो जाएगा, है ना। खुल के भी किस में कन्वर्ट होगा, प्राइमरी में, पर प्राइमरी स्ट्रक्चर कभी भी डिस्टर्ब नहीं होगा, है ना। तो लाइक चेंजिंग पीएच, द हाइड्रोजन बॉन्ड्स आर डिस्टर्ब ड्यू टू दिस। जो ग्लोब्यूल्स हैं वो क्या होते हैं, अनफोल्ड हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं, अनफोल्ड, ठीक है। और जो हेलिक्स बना था वो अनकॉइल्ड हो जाता है, जैसे कॉइल बन गया था ना। और इसको हम क्या बोलते हैं, डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। और जो प्रोटीन होता है ना, वो अपनी बायोलॉजिकल एक्टिविटी को क्या कर देता है, लूज कर देता है। जैसे हमारी बॉडी में तो पीएच चेंज हो जाते हैं, जैसे स्टमक में जाओगे तो एसिड मिलता है ना, या फिर तुमने ऐसा समझ लो, कुछ फूड्स ऐसे होते हैं ना कि बोलते हैं इसके बाद ये मत खाना, है ना। क्यों, कुछ केस में क्या होता है कि बॉडी ज्यादा एसिड रिलीज कर देती है, तो ज्यादा एसिड रिलीज करेगी तब भी क्या चेंज हो जाएगा, पीएच ज्यादा चेंज हो जाएगा, ठीक है। बस ये ध्यान रखना है तुम्हें, सबसे इंपॉर्टेंट, कि डीनेचुरेशन के अंदर सेकेंडरी और टर्शियरी स्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय हो जाता है, बट प्राइमरी स्ट्रक्चर क्या रहता है, इंटैक्ट रहता है। एग्जांपल क्या है, कोगुलेशन ऑफ एग व्हाइट ऑन बॉइलिंग, ठीक है। जैसे देखो, तुम देखो जो अंडा होता है, जो एग्स खाते हैं नॉन वेजिटेरियंस हैं, उसके अंदर जो अंडा का मटेरियल होता है फ्लूइड स्टेट के अंदर होता है, पर जब तुम उसको बॉईल कर रहे हो, तो क्या कर रहे हो, अच्छा तुम्हें ये तो पता होगा ना, एग के अंदर प्रोटीन होता है, सबको पता है ये तो, है ना। अब जब तुम उसको हीट कर रहे हो तो उसका स्ट्रक्चर क्या होगा, चेंज हो जाएगा। अब वो लिक्विड फॉर्म से किस में कन्वर्ट हो जाता है, सॉलिड फॉर्म में, है ना। तो ये क्या है, डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। जो दही है वो किससे बनती है, मिल्क में क्या होता है, प्रोटीन ही है, ठीक है। अब उसमें भी क्या, टेम्परेचर चेंज से क्या करा, उसका डीनेचुरेशन कर दिया, है ना। जो मिल्क और जो कर्ड है, दोनों की प्रॉपर्टीज थोड़ी डिफरेंट होती है, ठीक है। तो किस वजह से हो पा रहा है, क्योंकि प्रोटीन का क्या कर रहे हैं हम, डीनेचुरेशन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये ध्यान रखना। अच्छा, इंजाइम्स जो बायो वाले, उनको तो बताने की जरूरत नहीं है, और तुम लोगों को भी बताने की जरूरत नहीं है। इंजाइम को क्या बोलते हैं, बायो कैटलिस्ट। कैटलिस्ट क्या होता है, जो रिएक्शन को फास्ट, जनरली सोचते हैं कि फास्ट कर देता है, पर स्लो भी कर सकता है। रिएक्शन के रेट को फास्ट या स्लो, अगर स्लो कर देते तो उसको पॉइजन बोलते हैं, है ना। पर थिंग है, तुम इतना ध्यान रखो, जो रिएक्शन के रेट को चेंज कर दे उसको क्या बोलते हैं, कैटलिस्ट, है ना। हमारी बॉडी में भी तो कई सारे रिएक्शंस हो रहे हैं, तो जो कैटलिस्ट लग रहे हैं उसको हम क्या बोलते हैं, बायो कैटलिस्ट, और उसी का नाम क्या है, एंजाइम्स। आया समझ, कोई दिक्कत कोई परेशानी। नेक्स्ट है विटामिन। देखो कुछ ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जो हमारी डाइट में बहुत स्मॉल अमाउंट में चाहिए होते हैं, है ना। अब द थिंग इज कि स्मॉल अमाउंट में चाहिए होगा तो ऐसा लगेगा कि जरूरत ही है इसकी, पर इनकी डेफिशिएंसी बहुत सारी प्रॉब्लम कॉज कर सकती है, ठीक है। जैसे विटामिन ए, बी, सी, है ना, डी, ई। जैसे विटामिन डी अगर की कमी हो जाए तो बोन्स वीक हो जाते हैं, है ना। एक एथराइटिस की बीमारी है, वो भी इसी वजह से होती है, विटामिन डी की कमी की वजह से। तो विटामिन किसको बोलते हैं, organic compounds required in the diet in small amounts to perform specific biological function for normal maintenance of optimum growth। अब तुम्हें क्या याद रखना है, तुम्हें दो टाइप के विटामिन होते हैं, एक होते हैं फैट सॉल्युबल, एक होता है वाटर सॉल्युबल, है ना। जैसे विटामिन सी है,
वो वाटर सॉल्युबल है। अब विटामिन सी में दिक्कत क्या है, क्योंकि वो वाटर सॉल्युबल है तो हमें कंटिन्यूसली उसको लेना पड़ता है, हमारे फैट्स में वो डिसॉल्व नहीं हो पाएगा। तो वाटर के साथ क्या होगा, जब भी तुम यूरिनेट करोगे, यूरिन करोगे, तो हमेशा क्या निकलेगा, बाहर निकल जाएगा। तो इस वजह से हमें विटामिन सी बार बार बाहर से लेना पड़ता है, क्योंकि बॉडी में टिकता ही नहीं है वो। ठीक है, तो फैट सोल्यूबल विटामिन क्या होते हैं? फैट सोल्यूबल विटामिन वो होते हैं जो सोल्यूबल होते हैं फैट में एंड ऑयल्स में। ठीक है, और वाटर सोल्यूबल क्या होते हैं? जो वाटर में सोल्यूबल होते हैं। ठीक है, वाटर सोल्यूबल के एग्जांपल कौन कौन से हैं? जैसे ग्रुप बी विटामिन। अब ग्रुप बी विटामिन में तुम्हारा B1, B2, B3 लिखा हुआ है यहाँ पर। देखो लिखा है ना, दे आर बी ग्रुप विटामिन एंड विटामिन सी आर सोल्यूबल इन water, so they are grouped together. Water soluble vitamins must be supplied regularly in diet because they readily excreted in urine and cannot be stored except विटामिन B12। विटामिन बी सी में सिर्फ बी में विटामिन B12 है जो हमारी बॉडी में स्टोर हो सकता है, बाकी क्या होगा, यूरिनेट होता रहेगा। जब भी हम यूरिन करेंगे ये एक्सक्रीट आउट हो जाएगा, इसलिए हमें क्या है, इसे कंटिन्यूस डाइट में लेना, इसे डेली आमला खाओ। ठीक है, फैट सोल्यूबल के भी एग्जांपल याद रखना, ADEK, ये क्या है, फैट सोल्यूबल। अब पेपर में क्या आता है, पेपर में ऐसा आता है, एक तो आ जाएगा कि इसकी कमी से हमें कौन सी बीमारी होती है, या फिर ये बीमारी किस विटामिन की कमी से होती है। तो अब इसको कैसे याद करना है, इसको कैसे याद करना है, इसको तुम्हें खुद याद करना है दिमाग लगा के। ठीक है, और ये याद होना चाहिए, ये तो पता होगा ना। अच्छा, इनका ये भी ध्यान रखना सोर्सेज क्या है। कुछ चीजें तो हमें याद होती है लॉजिक से ही, जैसे सिट्रस एसिड में हमें क्या मिलता है, सिट्रस एसिड कह रहा हूँ, जो सिट्रस फ्रूट होते हैं उसमें क्या होता है, जैसे ऑरेंज हो गया, लेमन हो गया, इसके अंदर क्या होता है, विटामिन सी होता है। तो कुछ चीजें तुम्हें याद होंगी, उनको छोड़ देना, मतलब एज इट इज। ये टेबल याद होनी चाहिए, ये पूछूंगा नेक्स्ट क्लास में। आप देखो, हमारे पास ना दो चीजें तो हमारी लाइफ में बहुत जरूरी होते हैं, एक होता है डीएनए और दूसरा होता है आरएनए। देखो, क्रोमोसोम किसको बोलते हैं, तुम देखोगे सेल के अंदर ना एक ऐसा पार्ट होता है जो रिस्पॉन्सिबल होता है हेरिडिटी के लिए, मतलब एक जनरेशन ने दूसरे जनरेशन को पे जाना है। तो क्रोमोसोम जो होता है, बहुत तुम्हें पता है कितने सेट है हमारे बॉडी के अंदर क्रोमोसोम्स के, 23। और एक क्रोमोसोम है जो क्या डिसाइड करता है, जेंडर। चलो सुनो, हमें ना द पार्टिकल्स इन न्यूक्लियस ऑफ द सेल रिस्पॉन्सिबल फॉर हेरिडिटी आर कॉल्ड क्रोमोसोम, जो कि किससे बने होते हैं, प्रोटीन से एंड अनदर टाइप ऑफ बायोमोलिक्यूल जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लिक एसिड। अब न्यूक्लिक एसिड क्या होता है मैं समझा दूंगा अभी, तुम्हें ध्यान रखना है कि हमें दो न्यूक्लिक एसिड पढ़ने, एक है डीएनए, एक दूसरा है आरएनए, है ना। तुम्हें ध्यान रखना है, कोई भी न्यूक्लिक एसिड होगा ना, उसमें तीन चीज होगी, एक होगा पेंटोज शुगर, एक होगा नाइट्रोजनस बेस, और एक होगा फॉस्फेट ग्रुप। कौन कौन सी तीन चीज होगी, एक है शुगर, पेंटोज शुगर, और एक क्या होगा, नाइट्रोजनस बेस, और एक क्या होगा, फॉस्फेट ग्रुप। तो तीन चीजें होगी, कौन कौन सी है, पेंटोज शुगर, नाइट्रोजनस बेस एंड फॉस्फेट ग्रुप। इससे मिलकर हमारा क्या बनता है, न्यूक्लिक एसिड, है ना। आप सुनना, इस चीज को समझना, न्यूक्लियोसाइड किसको बोलते हैं। देखो, ये जो 5 कार्बन की रिंग है, ये पेंटोज शुगर क्या है। अब तुम्हें पता होगा इस ऑक्सीजन से यहां से नंबरिंग चालू होती है 1 2 3 करके, अगर फर्स्ट नंबर पे बेस जुड़ जाए तो हम उसको क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोसाइड। तो अ यूनिट फॉर्म्ड बाय अटैचमेंट ऑफ बेस टू 1 डैश पोजीशन ऑफ शुगर इज नोन एज। अच्छा देखो, अब मैं जब बेस कनेक्ट कर दूंगा ना, तो नेम 1 2 3 4 नहीं होंगे, 1 डैश 2 डैश 3 डैश 4 डैश ऐसे होंगे। आगे समझ। तो तीन ग्रुप कौन कौन से होंगे, एक हुआ पेंटोज शुगर, दूसरा नाइट्रोजन बेस, तीसरा फॉस्फेट ग्रुप। अब डीएनए, और डीएनए किस लिए यूज होता है, उसमें क्रोमोसोम्स होते हैं, तुम्हें पता होगा, है ना। तो हेरिडिटी के लिए बहुत जरूरी है। दूसरा है तुम्हारा आरएनए, आरएनए किससे जरूरी है, प्रोटीन सिंथेसिस के लिए। बॉडी में प्रोटीन सिंथेसिस आरएनए की हेल्प से ही होता है। आरएनए भी 3 टाइप के होते हैं, आरएनए, एमआरएनए और टीआरएनए। तुम्हें ध्यान रखना है, जो डीएनए है ना, देखो डीएनए हो या आरएनए हो, दोनों में पेंटोज शुगर होगा। डीएनए में जो पेंटोज शुगर होता है ना, वो होता है बीटा डी टू डी ऑक्सी राइबोज। तुम पहले याद रखो, राइबोज याद करो, क्या याद करो, चाहे डीएनए हो चाहे आरएनए हो, दोनों में क्या मिलेगा, राइबोज। ये जो राइबोज है ना, ये पेंटोज शुगर है, इसका उस पेंटोज शुगर का नाम बता रहा हूं, क्या है, राइबोज। ठीक है, चाहे तुम्हारा डीएनए हो चाहे तुम्हारा आरएनए हो, दोनों में क्या मिलेगा, राइबोज। ठीक है, उसके बाद बात करो
दोनों में आएगा बीटा डी, इसमें भी आएगा बीटा डी, है ना। इसमें एक्स्ट्रा क्या आएगा, बीटा डी टू डी ऑक्सी। डी ऑक्सी का मतलब है कि एक OH ग्रुप कम होगा, समझना। देखो तुम देखो इसमें क्या है, यहां पर HOH है, यहां पर HOH है, यहां HOH है, ठीक है। इसमें भी सेम स्ट्रक्चर है, पर डिफरेंस कहां पर है, डिफरेंस है सेकंड वाले कार्बन पे। इसके में OH है, अगर मैंने OH हटा दिया, ठीक है, तो इन दोनों में डिफरेंस बस यही है कि देखो इसका 2 क्यों बोला, क्योंकि सेकंड पोजीशन पे तुम्हारा OH ग्रुप हट गया है, तो इसलिए इसको बीटा डी राइबोस बोलते हैं। इसका बीटा डी टू क्योंकि सेकंड पोजीशन को बता रहा है, और डी ऑक्सी बता रहा है कि OH ग्रुप नहीं है। आया समझ, कोई दिक्कत कोई परेशानी? देखो ये राइबोस का स्ट्रक्चर है। अच्छा अल्फा बीटा तो समझा रखा है ना, जैसे अल्फा ग्लूकोज और बीटा ग्लूकोज होते हैं, उसमें डिफरेंस होता है एनॉर्मिक कार्बन के ऊपर ना। ऐसे ही तुम्हारा यहां पर है डिफरेंस क्या दोनों के अंदर, डिफरेंस बस ये है सेकंड पोजीशन पे अगर OH ग्रुप हटा दूं तो जगह डी ऑक्सी, तो वो जगह बीटा डी डी ऑक्सी राइबोस। ये किसे मिलता है, डीएनए में, और ये किसे मिलता है। उसके अलावा डीएनए आरएनए में क्या होते हैं, अमीनो एसिड्स, है ना। डीएनए में और आरएनए में दोनों में 4 अमीनो एसिड्स होते हैं, 4 4, है ना। अब तुम्हें याद कैसे रखना है, देखो जो डीएनए में मिलता है ना, वो मिलता है तुम्हें ये 4, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन एंड थीमाइन। अब समझना इसको कैसे याद करेंगे, इसको तुम ऐसे याद कर सकते हो, AG मतलब आगरा कैंट, आगरा दिल्ली में नहीं है। और आरएनए में क्या होता है, आरएनए में ये 3 तो होते हैं, ये थीमाइन नहीं होता, इसी जगह होता है यू, याद होगा। आगरा कैंट डीएनए, थीमाइन की जगह यूरेसिन इन आरएनए। आगे समझ। तो एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन एंड थीमाइन ये किसमें मिलते हैं, डीएनए में, और थीमाइन की जगह यूरेसिल हो तो वो किसमें मिलता है, आरएनए में। अब देखो डीएनए में ना डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर होता है, मतलब एक लिंकेज है और दूसरी लिंकेज है, उन दोनों लिंक के बीच में बॉन्ड्स होंगे, क्या होंगे, बॉन्ड्स। अब वो बॉन्ड्स किसके बीच में बनते हैं, तुम्हें ये ध्यान रखना है, वो बनते हैं एडेनिन और थीमाइन के बीच में और G एंड C के बीच में। एडेनिन थीमाइन के बीच में जो बॉन्ड बन रहा है वो भी हाइड्रोजन बॉन्ड है, इसके बीच में जो बन रहा है वो भी, द थिंग इज कि इसमें डबल बॉन्ड बन रहा है, इसमें ट्रिपल बॉन्ड बन रहा है। आया समझ, कोई दिक्कत कोई परेशानी, ठीक है। तो सबसे पहला डिफरेंस बताओ, डीएनए आरएनए में क्या डिफरेंस होता है, शुगर का। एक में, दोनों में कौन सा शुगर मिलता है, एक में मिलता है बीटा डी राइबोस, वो किसे मिलता है, आरएनए में। और अगर मैं OH हटा दूं सेकंड पोजीशन से, क्या बन जाएगा, बीटा डी टू डी ऑक्सी राइबोस, ठीक है। देखो इनके स्ट्रक्चर याद नहीं रखने, बट देखो इसमें से एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थीमाइन ये 4 होंगे तो क्या होगा, डीएनए, और इसकी जगह यूरेसिल होगा तो क्या होगा, ठीक है। तो देखो इस तरीके से होता है। तो मैंने बताया था कि न्यूक्लिक एसिड में 3 चीजें होती हैं, कौन कौन सी, पेंटोज शुगर, नाइट्रोजनस बेस और फॉस्फेट ग्रुप। तो ये शुगर है, शुगर से लिंक्ड क्या है, बेस। अच्छा बेस अगर फर्स्ट पोजीशन से लिंक्ड है तो उसको क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोसाइड, है ना। और फिर ये नाम चेंज 1 नहीं होता, फिर ये होता है 1 डैश 2 डैश 3 डैश, और एक फॉस्फेट ग्रुप है, तो इस पूरे को क्या बोलेंगे हम, न्यूक्लिक एसिड। आगे समझ, कोई दिक्कत कोई परेशानी, है ना। तो देखो ऐसे होता है, शुगर बेस फॉस्फेट, फिर शुगर बेस फॉस्फेट आपस में लिंकेज हो गई, ठीक है। देखो इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स इन द चेन ऑफ न्यूक्लिक एसिड, उसको हम क्या बोलते हैं, प्राइमरी स्ट्रक्चर। जिसमें इंफॉर्मेशन होती है किसके बारे में, कि जो तुम्हारे न्यूक्लियोटाइड्स हैं उनका सीक्वेंस कैसे है, उसको हम क्या बोलते हैं, प्राइमरी स्ट्रक्चर, ठीक है। बाकी मैंने तुम्हें ये तो बता ही दिया कि जैसे ये डीएनए है, देखो डीएनए में एक हेलिक्स है, 2 हेलिक्स है, 2 हेलिक्स है ना। और यहां पर तुम देखोगे, देखो AT के बीच में डबल बॉन्ड बन रहा है, AT के बीच में डबल बॉन्ड, पर GC है तो ट्रिपल बॉन्ड, पर ये बॉन्ड कौन से, हाइड्रोजन बॉन्ड्स, ठीक है। हार्मोन्स क्या होते हैं, हार्मोन्स होते हैं इंटरसेलुलर मैसेंजर, मतलब सेल्स के बीच में मैसेज ट्रांसफर करने का काम कौन करते हैं, हार्मोन्स, है ना। ये ध्यान रखना है, प्रोड्यूस किससे होते हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड से, ठीक है। और सीधा किसमें जाके मिलते हैं, ब्लड स्ट्रीम, जो इसको ट्रांसपोर्ट करता है
टू द साइट ऑफ एक्शन, जहां मतलब इसकी एक्चुअल नीड है। ठीक है, तो बस ये ध्यान रखना और एक बार एनसीईआरटी को रीड कर लेना, बाकी चैप्टर। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन बताओ, व्हाई कैन नॉट विटामिन सी बी स्टोर्ड इन आवर बॉडी?